कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी और एक औरत को देखते हैं। आदमी का नाम सेंसे है और औरत का नाम सच्चान। मौसम खराब था और तेज बारिश हो रही थी। वो दोनों नदी के पास आ जाते हैं। सच्चान उससे कहती है कि हमें साथ जाना चाहिए, जिस पर वो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। इसके बाद वो दोनों एक लाल धागे को अपने हाथों से बांध लेते हैं। देखकर ऐसा लग रहा था कि वो दोनों नदी में कूदकर अपनी जान देने वाले हैं, पर इससे पहले कि वो ये कर पाती अचानक से यहाँ ट्रक कौन आकर इन दोनों को हिट कर देता है और इस तरह हमें पता चलता है कि इस दिन एक महान लेखक और उसकी प्रेमिका मारे गए। अगले सीन में हम फिर से सेंसे को देखते हैं, जिसकी आंख खुलती है और वो अपने आप को एक चर्च जैसी जगह पर पाता है। वो कहता है कि क्या यही वो जगह है जहाँ पर लोग मरने के बाद आते हैं। देखने में उसे ये जगह वेस्टर्न टाइप लग रही थी। तभी एक आवाज आती है जो कहती है नहीं, ये वो जगह नहीं है जहाँ लोग मरने के बाद आते हैं। तुम्हारा स्वागत है एडवेंचरर। सेंसे उससे पूछता है कि वो कौन है, जिस पर वो बताती है कि मैं दूसरी दुनिया से आने वाले लोगों को गाइड करती हूँ और मेरा नाम अनेते है। वो उसे ये दुनिया दिखाती है और कहती है कि ये उसकी दुनिया से बहुत अलग है। यहाँ हर तरह की बीस्ट, मॉन्स्टर और डीमन रहते हैं। तुम इस दुनिया में टेलीपोर्ट होकर आए हो ताकि इस दुनिया के लोगों की मदद कर सको और इसी अंधकार से छुटकारा दो। यानी कि सेंसे जो मरना चाहता था वो अब इस दूसरी दुनिया में आ चुका है। वो आगे कहती है एडवेंचरर सेंसे, तुम्हें एक मिशन दिया गया है। और वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो पाती है कि सेंसे ने जहरीली पिल्स खा ली हैं फिर से जान देने के लिए, लेकिन अनेती अपना डिटॉक्सिफाई मैजिक यूज करके उसे वापस से ठीक कर देती है। सेंसे उसे कहता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी जीना नहीं चाहता, तुम मुझे परेशान कर रही हो। लेकिन अनेते बताती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि तुम एक हीरो बनोगे जो एक महान मिशन करके इस दुनिया को बचाएगा। सेंसे कहता है कि उसे इस दुनिया की कोई फिक्र नहीं है और फिर से उन पिल्स को उठाकर खाने लगता है। वो उसे आगे बताती है कि उसे चुना गया है, वो चोजन वन है। जिस पर सेंसे कहता है किसने चुना, मैं नहीं चाहता था कि मुझे इस महान काम के लिए चुना जाए। अनेते आगे एक्सप्लेन करती है कि उसे ट्रक कुन ने हिट किया था, जो असल में सिर्फ उन्हीं लोगों को हिट करता है जो अपनी जिंदगी में खुश नहीं है। इसीलिए ट्रक कुन उन्हें हिट करके एक नई लाइफ शुरू करने का एक मौका देता है और ये मौका तुम्हें भी मिला है, तुम्हें ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। सेंसे गुस्से में कहता है तुम्हारे उस ट्रक कुन ने मेरे एक बहुत ही खास पल को बर्बाद कर दिया जो मैं सच्चन के साथ बिताने वाला था। और वैसे भी तुम होती कौन हो इस चीज का फैसला करने वाली कि कौन अपनी लाइफ में खुश है और कौन नहीं। इसके बाद सेंसे एक सिगरेट जलाता है और फू फू करने लगता है अपने आप को और ज्यादा कमजोर करने के लिए। अनेते उसके स्टैट्स देखती है कि आखिर वो कितना पावरफुल है, क्योंकि दूसरी दुनिया से आने वाले हर एक इंसान के पास कोई ना कोई खास पावर होती ही है, तो सेंसे के पास भी होनी चाहिए। पर उसके स्टेट्स देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसका लेवल 1 था और बहुत ही ज्यादा वीक, जो कि हैरानी की बात थी, क्योंकि इस दुनिया में आने वाला कोई भी नया एडवेंचर आज तक इतना कमजोर नहीं हुआ जितना कि सेंसे है। अनेते सोचती है कि शायद जरूर ट्रक कुन से कोई गलती हुई होगी जो सेंसे इस दुनिया में टेलीपोर्ट हो गया। सेंसे यहाँ से बाहर जाने लगता है और अनेते उसे रोककर कहती है कि तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, तुम इस दुनिया में इतने वीक होने के बावजूद बिल्कुल नहीं टिक पाओगे। इस पर सेंसे कहता है कि उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी वो बाहर जाकर सबसे पहले मरने के लिए एक सबसे अच्छी जगह देखेगा। लेकिन अनेती उसे एक चीज सजेस्ट करती है कि जाने से पहले वो कम से कम एक प्रोफेशन चूज कर ले कि आखिर वो इस दुनिया में क्या बनना चाहता है। इस पर सेंसे कहता है इसमें चूज क्या करना है, मैं एक पैदाइशी राइटर हूँ। इतना कहने के बाद वो चला जाता है। अनेती अब सोचने लगती है कि आज तक वो कभी भी ऐसे इंसान से नहीं मिली। वो हर किसी नए बाहर की दुनिया से आने वाले से मिलने पर एक्साइटेड होती थी। हर कोई किसी न किसी वे में ताकतवर था। अनलाइक सेंसे, वो कब से ऐसे ही किसी इंसान के आने का इंतजार कर रही थी। सेंसे बाहर आता है और वो अभी भी वो जहरीली पिल्स ऐसे खा रहा था जैसे कैंडी खा रहा हो। तभी उसे एक लड़की की आवाज आती है जो मदद के लिए पुकार रही थी। वो लड़की सेंसे को देखती है और मदद मांगती है, लेकिन सेंसे क्रीपी सी स्माइल के साथ कहता है मरती हुई औरतें वाकई खूबसूरत लगती हैं। इस पर वो लड़की कहती है क्या तुम मजाक कर रहे हो, जल्दी करो और मुझे बचाओ। सेंसे उसे बचाने की एक्टिंग करता है और कहता है देखो मेरे हाथ तुम तक नहीं पहुंच पा रहे तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। इसके तुरंत बाद वो ट्री मॉन्स्टर अपनी जड़ों से सेंसे को भी पकड़ लेता है और अब वो दोनों एक साथ लटक रहे हैं। लड़की कहती है देखो तुम्हारी वजह से अब हम दोनों मरने वाले हैं। फिर वो लड़की बताती है कि ट्री मॉन्स्टर के पास लाइफ फोर्स खींचने की पावर है, जिससे वो हमारी लाइफ फोर्स खींचकर हमें मार डालेगा। वेल सेंसे को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए तो अच्छा ही है कि रास्ते में उसे कोई मिल गया जो उसे मारने वाला है। वो ट्री मॉन्स्टर ऐसा ही करता है और दोनों की लाइफ फोर्स खींचने लगता है, पर सेंसे की बॉडी में पॉइजन है और नेगेटिव लाइफ फोर्स, जिसे अब्सॉर्ब करके बेचारे ट्री मॉन्स्टर में ही जहर फैलने लगता है। इसके बाद देखते ही देखते वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और दोनों बच जाते हैं। सेंसे फिर से एक बार अनइंटेंशनली बच गया था, लेकिन कैट की तरह दिखने वाली ये लड़की सेंसे को देख के हैरान है कि ये चीज क्या है। तभी एक ऑटोमेटेड वॉइस सुनाई देती है जो कहती है कि सेंसे ने ट्री मॉन्स्टर को 300 का पॉइजन डैमेज देकर मार दिया है और उसका लेवल 1 से 3 हो जाता है। वो लड़की कहती है कि तुम तो काफी ताकतवर हो जो ट्री मॉन्स्टर
मॉन्स्टर को इतनी आसानी से हरा दिया। सेंसे दुखी था कि ऐसा उसके साथ ही क्यों होता है। वो अब तक 5 बार मरने की कोशिश कर चुका है और हर बार फेल रहा। वो लड़की कहती है मुझे खुशी है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ और उसे बचाने के लिए शुक्रिया कहती है। इसके बाद वो उसे अपने साथ उसके टाउन चलने के लिए इनवाइट करती है, उसे बचाने के लिए थैंक यू के तौर पर। वो उसे उठाने की कोशिश करती है, जिस दौरान सेंसे की नजर अपने हाथ में बंधी उस लाल धागे पर जाती है जो उसे सच्चान ने बांधा था और उसके बारे में सोचने लगता है। वो सोचने लगता है अगर मैं यहाँ पर टेलीपोर्ट हो गया हूँ तो शायद सच्चान भी इस दुनिया में टेलीपोर्ट हुई होगी और अब उसके पास जीने का नया पर्पस है, जो है सच्चान को ढूंढना और उसके साथ मिलकर वही काम करना जो अधूरा रह गया था। इधर अनेते गॉड से प्रे करती है कि वो फिर से सेंसे से मिले और अगले ही पल सेंसे दरवाजे पर था। इसके बाद वो दौड़ी दौड़ी जाने लगती है, लेकिन तभी उस नई लड़की को नोटिस करती है जो कहती है सेंसे वैसे हम यहाँ क्यों आए हैं। अनेते मन में सोच रही है कि ये कबाब में हड्डी कौन है। सेंसे अनेते से कहता है कि वो एक औरत जिसका नाम सच्चान है उसे ढूंढ रहा है, क्या वो इसमें उसकी मदद कर सकती है। एक और औरत कैट गर्ल उसे दिलासा देती है कि वो उस औरत को जरूर ढूंढ लेगा और अगले टाउन रॉथ में चलने की एडवाइस देती है। अनेते उसे सेंसे के क्लोज देखकर मारती है और कहती है कि उसे पब्लिक में किसी मर्द का हाथ नहीं पकड़ना चाहिए। कैट गर्ल समझ जाती है कि इसकी बहुत जल रही है और कहती है क्या तुम सेंसे से प्यार करने लगी हो। जिस पर अनेते कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो कैट गर्ल पूछती है कि फिर तुम साथ क्यों आई। अनेते बताती है कि सेंसे दूसरी दुनिया से यहाँ आया है और बहुत कमजोर है। कैट गर्ल को कमजोर वाली बात पर विश्वास नहीं होता क्योंकि एक कमजोर आदमी ट्री मॉन्स्टर को हराकर उसकी जान नहीं बचा पाता, जो सुनकर अनेते खुद भी हैरान है और जल भी रही है कि सेंसे ने उसे बचाया। सेंसे इधर एक कॉफिन ढूंढ लेता है अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से और कहता है तामा अनेते मेरे लिए इससे अच्छी जगह सोने के लिए नहीं हो सकती थी और गुड नाइट कहकर सो जाता है। कैट गर्ल उससे कहती है कि उसका नाम तामा नहीं है, पर वो दोनों उसका नाम तामा रख देते हैं। अगले सीन में हम तामा और अनेते को देखते हैं जो बहुत ज्यादा मजदूरों की तरह मेहनत कर रहे थे सेंसे को खींचकर ले जाने में। इससे तामा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और कहती है सेंसे तुम्हें पैदल चलना चाहिए, पर उसे सेंसे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। ये देखकर तामा थोड़ी घबरा जाती है और अनेते से पूछती है कि कहीं वो मर तो नहीं गया। इस पर अनेते उसका स्टेटस चेक करती है और कहती है नहीं, बल्कि वो रेस्ट इन पीस मोड में है। फाइनली वो एक सिटी में पहुंच जाते हैं। तामा सेंसे को जगाती है। इसके बाद वो कॉफिन से बाहर आ जाता है और अपने चारों तरफ देखकर कहता है ये दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है। इसके बाद अनेते सेंसे को पैलेस में चलने के लिए कहती है, यहाँ के किंग और प्रिंसेस से मिलने के लिए। ये तीनों किंग के पैलेस में आ जाते हैं जहाँ किंग थॉमस और उसकी बेटी प्रिंस चार्लेट उनका स्वागत करते हैं। किंग कहता है कि वो इतने लंबे सफर के बाद थक गए होंगे, इसीलिए रात को पैलेस में ठहरने के लिए इनवाइट करता है। तामा और अनेते इसके लिए उसका शुक्रिया करते हैं, पर किंग की ये कंडीशन है उसे एडवेंचर स्टोरीज बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए वो सेंसे से एक अच्छी सी एडवेंचर स्टोरी सुनना चाहता है। अब सेंसे जो एडवेंचर के नाम पर सिर्फ कॉफिन में पड़ा हुआ था कहता है ठीक है मैं आपको बताता हूँ कॉफिन में सोना कैसा लगता है। बेचारे किंग की ये सुनकर हालत खराब हो जाती है और सोचता है कि क्या वो उसे धमकाने की कोशिश कर रहा था। माहौल बिगड़ता देख अनेते किंग से कहती है कि प्रिंसेस चार्लेट काफी सुंदर है। इस पर जवाब में किंग कहता है हाँ उसकी जल्द ही शादी होने वाली है और मैं तुम लोगों की सलाह लेना चाहूंगा। इसके बाद किंग 2 दावेदारों को बुलाता है, गोमेज एक बहादुर योद्धा और दूसरा ऑटो जिसे म्यूजिक बजाना काफी पसंद है। अब क्योंकि आए दिनों मॉन्स्टर्स अटैक करते रहते हैं और वो काफी बूढ़ा भी हो रहा है, इसीलिए उसे एक सूटेबल पर्सन चाहिए जो किंग बनकर राज्य और चार्लेट को आने वाले खतरों और डीमन से बचाए। चार्लेट भी श्योर नहीं है कि उसे किसे चुनना चाहिए, इसीलिए उसे भी सेंसे और उसके दोस्तों की ओपिनियन चाहिए। सेंसे कहता है मुझे ये कैसे पता होना चाहिए उसका फ्यूचर हस्बैंड कैसा होगा या कौन होगा। इसका फैसला सिर्फ चार्लेट को करना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत ही खास फैसला है, ना कि हम जैसे एडवेंचरर से पूछना चाहिए जो अभी अभी यहाँ आए हैं। सेंसे किंग से ये तक कह देता है कि तुम किंग के थ्रोन के हकदार नहीं हो। तामा और अनेते सेंसे के रूड बिहेवियर के लिए किंग से माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि वो कुछ ही वक्त पहले दूसरी दुनिया से यहाँ आया है, इसीलिए उसे माफ कर दीजिए। किंग उसे माफ कर देता है और सेंसे भी बाहर चला जाता है। अब रात को सेंसे जगा हुआ है और बाहर की तरफ देख रहा है। अनेते उसे सोने के लिए कहती है, जिस पर सेंसे कहता है कि वो कभी भी ठीक से नहीं सो पाता। फिर अनेते शर्माते हुए सच्चान के बारे में पूछती है, पर वो कोई भी जवाब दे पाता। अनेते एक पूंछ को देखती है जो तामा की थी और सेंसे की गोद में सो रही थी। अनेते गुस्से में पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। जवाब में तामा कहती है कि उसे ठंड लग रही थी तो वो यहाँ आ गई। दोनों लड़ने लगती हैं और सेंसे यहाँ से बाहर आ जाता है, जहाँ आगे जाकर वो चार्लेट को देखता है जो रात के सुंदर नजारे को एंजॉय कर रही थी। नजारा वाकई काफी सुंदर है। झील इस चांदनी रात में और भी खूबसूरत लग रही है। बेशक मेरा तो मन कर रहा है कि मैं इसी में डूबकर अपनी जान दे दूं।
खैर सेंसे अपनी छोट चार्लेट की परेशानियों पर लाइट डालता है। चार्लेट कहती है कि गोमेज को ज्यादा वक्त नहीं हुआ है और वो उनकी आर्मी में सबसे बहादुर और ताकतवर है, इसीलिए उसे गोमेज को चूज करना चाहिए। पर दूसरी तरफ ऑटो, जो कि उसका बचपन का दोस्त है, जब भी उसने अपनी लाइफ में डाउन फील किया उसके म्यूजिक ने उसे अच्छा फील कराया। सेंसे कहता है कि ये अच्छी बात है कि तुम अपने पिता की फिक्र करती हो, पर मैंने खुद अपनी लाइफ में किसी की सलाह नहीं ली कि मुझे कैसे जीना चाहिए। तुम्हें भी अपने फैसले खुद लेने चाहिए। इतना कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। अगले दिन राजा फिर से उन तीनों को बुलाता है और बताता है कि चार्लेट ने फाइनली चूज कर लिया है कि वो किससे शादी करने वाली है और मुझे अच्छा लगेगा कि तुम लोग विटनेस के तौर पर यहाँ रहो। चार्लेट आती है और सरप्राइजिंगली सेंसे को अपने हस्बैंड के तौर पर चूज कर लेती है और कहती है मैं सेंसे के साथ जीना और मरना पसंद करूंगी। चार्लेट बताती है कि भले ही बुरे वक्त में ऑटो की म्यूजिक ने उसे अच्छा फील कराया हो, लेकिन वो डम्ब है और उसे बस इस चीज की चिंता है कि वो अपना नया गाना किसे सुनाए। यहाँ तक कि रात भी बैकग्राउंड म्यूजिक वहीं बजा रहा था। और दूसरा गोमेज, वो भले ही ताकतवर है पर वो बांस मारता है। राजा ये देख परेशान है कि उसने ये क्या तमाशा लगा रखा है, लेकिन चार्लेट कहती है माई लाइफ माई रूल्स। इधर गोमेज इस बात से नाराज है कि उसने उसे बदबूदार कैसे कहा। वो अपना मास्क उतारता है और रिवील होता है कि वो डार्क लॉर्ड का सर्वेंट है, जो चार्लेट से शादी करके उसका राज्य हत्या कर अपने डार्क लॉर्ड को गिफ्ट में देने वाला था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि राजकुमारी इतनी सातिर है, जो उसने इतने अच्छे भेस के अंदर मुझे पहचान लिया। सेंसे चार्लेट की इस चीज के लिए तारीफ करता है, पर चार्लेट कहती है ऐसा कुछ नहीं है। उसे नहीं पता था कि वो डार्क लॉर्ड का सर्वेंट है। उसने वैसा कहा क्योंकि वो वाकई वास मारता है। सच में? वैसे भी अब मेरे पास कोई चारा नहीं रहा, तुम सबको मरना होगा। गोमेज हर तरफ तबाही मचाने लगता है और तामा उसे रोकने के लिए उसका सामना करती है और 2-4 किक मारती है, पर इससे गोमेज का कुछ नहीं होता। वो उसको सींग भी तोड़ने की कोशिश करती है पर नाकाम हो जाती है। पीछे ऑटो हनी सिंह की तरह इस सिचुएशन में भी म्यूजिक बजाने लगता है। इस तबाही के बीच सेंसे गोमेज के सामने 2 शब्दों की अपनी रिक्वेस्ट रखता है और कहता है सुन मोटी बुद्धि वाली गाय, क्या तुम हम लोगों को पहले मार सकते हो? अगर ऐसा हो जाता तो मेरी किस्मत पर 4 चांद लग जाएंगे। सेंसे चार्लेट का हाथ पकड़ लेता है क्योंकि उसने उसके साथ मरने की कसम जो खाई थी। गोमेज कहता है ठीक है, तुम्हें ठिकाने लगाने के बाद मैं इस राज्य को मिट्टी में मिला दूंगा और सभी लोगों को चुन चुन कर मारूंगा। सेंसे कहता है जो मर्जी आए वो करना, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। पर चार्लेट को ये सब अच्छा नहीं लगता। गोमेज अपने सींग पहने करता है और तेजी से उन दोनों की तरफ बढ़ता है। इस दौरान चार्लेट रियलाइज करती है कि नहीं, वो मरना नहीं चाहती क्योंकि उसके बाद इस राज्य और इसके लोगों का ख्याल रखने वाला कोई और नहीं होगा, और सेंसे के साथ मरने के डिसीजन को रिग्रेट करती है। अब इससे पहले कि गोमेज इन दोनों को हिट करता, चार्लेट कहती है नहीं, मैं मरना नहीं चाहती बल्कि अपने राज्य के लोगों का ख्याल रखना चाहती हूँ और आने वाले हर खतरे से इसे बचाना चाहती हूँ। सेंसे उसकी फीलिंग समझ जाता है और ये भी कि वो आखिर सच में चाहती क्या है, इसीलिए वो एन मौके पर चार्लेट को रास्ते से हटा देता है। अब इससे पहले कि गोमेज अपने सींग को सेंसे की बॉडी के आर पार करता, अनेते होश में आती है और अपने मैजिक का यूज करके बैरियर और लाइट की शील्ड बना देती है। इसे गोमेज के सींग ब्रेक नहीं कर पाती और टूट जाते हैं। तामा भी मौका देखकर वाइल्ड कैट स्ट्राइक नाम का अटैक गोमेज पर थ्रो करती है, जिसके बाद वो महल से सीधा बाहर गिरता है। अनेते और तामा जान बचाने के लिए एक दूसरे को थैंक यू बोलते हैं। इधर किंग अपनी बेटी से माफी मांगता है और एक सही फैसला लेता है, जो था अपनी बेटी को राज्य की कमान सौंपना, और इस तरह चार्लेट अब यहाँ की नई क्वीन बन जाती है। इधर अनेते और तामा फिर से सेंसे का कॉफिन खींच कर ले जा रही होती हैं और उन्हें डाउट है कि क्या चार्लेट का क्वीन बनना सही है, क्योंकि वो बस 16 साल की है। इस पर सेंसे कहता है हमें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये उसका खुद का डिसीजन है। वैसे भी मरती हुई औरतों से ज्यादा खूबसूरत अपने खुद के पैरों पर खड़ी होने वाली औरतें होती हैं। अगले सीन में हम तीनों को एक रॉकी सी प्लेस पर देखते हैं, जहां तामा कहती है कि उसे भूख लग रही है, और इसी दौरान हमें उनके लेवल्स के बारे में और उनकी पावर के बारे में भी पता चलता है। तामा का लेवल 15, स्किल्स हैं कैट पंच, कैट किक, वाइल्ड कैट स्ट्राइक। अनेते 19 लेवल, स्किल्स हैं क्योर यानी कि हीलिंग, डिटॉक्स और सील्ड। और सेंसे जिसका लेवल 3, नो स्किल्स और बॉडी में जहर ऊपर से। खैर अब इन्हें पहुंचना था गुरून नाम के शहर में, जो तामा का होम टाउन भी
रही है, जहाँ के लिए अभी भी कुछ दिनों का सफर बाकी है। पर इससे पहले अनेते ज्वीटन टेम्पल पर रुकना चाहती है, क्योंकि बाहरी दुनिया से जो भी आता है वो इन 4 टेम्पल में से किसी एक पर टेलीपोर्ट होता है। इसके बाद उनका सफर डार्क लॉर्ड के कैसल पर खत्म होता है। पर क्योंकि सेंसे का गोल डार्क लॉर्ड को हराना नहीं है, इसीलिए उन्हें हर एक टेम्पल पर जाकर इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी होगी। और वैसे भी वो खुद भी नहीं चाहती कि सेंसे डार्क लॉर्ड से पंगा ले। उसकी इतनी चिंता करते देख तामा कहती है, तुम शायद सेंसे से प्यार करती हो। पर जिस औरत के बारे में सेंसे बात कर रहे थे, जिसका नाम सच्चन है, क्या पता वो सेंसे की लवर हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तामा कहती है कि उसने सेंसे के साथ सफर पर जाने के लिए अपनी जॉब छोड़ दी है, तो उसे नहीं लगता कि उसकी टेम्पल में एंट्री अलाउड भी होगी। पर अनेते कहती है कि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि उसने अपने परिचित के हाथों इस्तीफा भिजवा दिया है। वैसे क्या वो चीज तुम्हारी परिचित है? अनेते उसे यहाँ देखकर शॉक्ड थी, जिसका मतलब उसने उसका रेजिग्नेशन लेटर डिलीवर नहीं किया था और सेंसे का खून चूसने में बिजी था। अनेते उसे डांटती है और वो अपने मुंह से उसका रेजिग्नेशन लेटर बाहर निकालता है। सेंसे को ये चीज काफी प्यारी लगती है और वो उसका नाम मेलोस रख देता है, जो उसे भी काफी पसंद आता है। इतना करने के बाद वो फिर से कॉफिन में सो जाता है। तभी आसमान से एक बड़ा सा ड्रैगन इनके सामने आ धमकता है, जिसे देखकर तामा और अनेते दोनों की हालत खराब हो जाती है। तामा कहती है कि ये तो दुनिया का सबसे ताकतवर ड्रैगन है, पर ये यहाँ क्या कर रहा है। तभी कोई उस ड्रैगन को रियू का नाम से पुकारता है और कहता है, रुक जाओ। फिर वो एक सीक्रेट लैंग्वेज में उससे बात करके उसे शांत कर देती है। तामा और अनेते ये देख हैरान है कि उसने ड्रैगन को कैसे काबू में कर लिया। वो उससे पूछती है कि वो कौन है, जिस पर वो कहती है, इस एरिया में मेरे मॉन्स्टर घूम रहे हैं, तुम्हें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। पीछे उस कॉफिन को देखकर उसे लगता है कि पहले ही कोई मर चुका है, लेकिन सेंसे बाहर आकर कंफर्म करता है कि नहीं, वो बस आराम कर रहा था। अनेते सेंसे को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है, थोड़ा टेढ़ा है पर बाहरी दुनिया का ये छोरा है। बाहरी दुनिया का नाम सुनकर वो किल मोड में आ जाती है, जैसे बाहरी दुनिया वाले उसके जानी दुश्मन हो। उसे मारने का मन बना लेती है और मैजिक अटैक उसकी तरफ थ्रो करती है। अनेते शील्ड बना लेती है, पर अटैक इतना पावरफुल था कि वो उसे रोक नहीं पाती। अनेते ये देख कहती है कि वो उसका सामना नहीं कर पाएंगे। सेंसे को बचाने के लिए दोनों उसके सामने खड़ी हो जाती है, पर उसका ऑरा इतना पावरफुल था कि वो उसके सामने खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उसके गले का मार्क उन्हें डार्क लॉर्ड जैसा लगता है, जिससे वो समझ जाती है कि वो इतनी पावरफुल क्यों है। सेंसे दोनों को पीछे हटने के लिए कहता है, सिंस उसकी दुश्मनी सिर्फ बाहरी दुनिया वालों से है, और अपने आप को उसके हवाले कर देता है और कहता है, तुम जो चाहो वो मेरे साथ कर सकती हो, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। वो मौका नहीं गवाती। मेरा नाम वॉल्डेलिया है, बाहरी दुनिया से आए एडवेंचरर। इतना कहकर वो जाने लगती है। अनेते और तामा की हालत भी काफी खराब हो चुकी थी। वो सेंसे को ब्लीड करता देख खुद भी बेहोश हो जाते हैं। सेंसे फिर से खड़ा हो जाता है और वॉल्डेलिया के पास आकर कहता है, तुम्हारी तरह मैं भी किसी से बहुत नफरत करता था, इतना कि उसे मैंने धमकी भरा लेटर तक भेजा था, और शायद तुम भी अभी इस कंडीशन में हो क्योंकि तुम्हारी आंखों में काफी दर्द है। क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? उसकी अचानक से खड़े होकर ये डायलॉग मारना और उसकी चिंता करना ये देख वॉल्डेलिया की हालत खराब हो जाती है और वो अपने ड्रैगन पर बैठ के भाग निकलती है। इसके बाद सेंसे फिर से गिर जाता है। मेलोस पत्थर के पीछे छुपकर ये सब देख रहा था, इसीलिए वो कारपेट बनकर उन तीनों को लेकर एक टेंपल पर पहुंच जाता है, जिसकी प्रीस्टेस यानी कि बिशप अनेते की दोस्त ईशा थी। अगले दिन हम सेंसे को एक शॉप पर देखते हैं, जो वहां से पॉइजन की एक बोतल खरीदता है। दुकानदार बताता है कि एक बहुत ही अच्छी पॉइजन है मॉन्स्टर्स पर यूज करने के लिए, लेकिन सेंसे खुद ही वो पॉइजन पीने लगता है क्योंकि उसकी तबीयत जरूरत से ज्यादा जो अच्छी हो गई थी। खैर अनेते ईसा की मदद के लिए शुक्रिया कहती है और पूछती है कि क्या वो किसी ऐसे बाहरी दुनिया से आई औरत को जानती है जिसका नाम सच्चान हो। इस पर ईसा कहती है कि नहीं, उसने ये नाम कभी नहीं सुना। पर ईसा अनेते से गुस्सा है क्योंकि उसने बाहरी दुनिया से आए इंसान के लिए अपनी जॉब छोड़ दी, क्योंकि बाहरी दुनिया के लोग अच्छे नहीं होते। इस दुनिया में आने के बाद जो पावर उन्हें मिलती है वो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तभी यहाँ पर एक रैपर आता है बच्चन जी, जो उन दोनों से कहता है, हे लेडीज, तुम दोनों को आपस में लड़ना नहीं चाहिए। वो अपना नाम कोतारो बताता है और कहता है कि मेरे साथ तुम लोगों को थोड़े मजे कर लेने चाहिए, मेरे पास अनलिमिटेड मनी की स्किल्स है, आओ तुम लोगों को शॉपिंग कराऊं। लेकिन वो उस ठरकी को भगा देती हैं, जिस पर कोतारो कहता है कि वो अपने अपमान का बदला लेकर रहेगा। देखा, ये सारे बाहरी दुनिया वाले एक जैसे होते हैं। लेकिन अनेते उससे कहती है, नहीं, सेंसे अलग है, यहाँ तक कि उसके पास कोई स्किल भी नहीं है। आगे बताते हुए कहती है कि इसके बावजूद भी उसने डार्क लॉर्ड से उन दोनों को बचाया।
गया। ये सुनकर ईसा हैरान रह जाती है और रिवील करती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि डार्क लॉर्ड को बाहरी दुनिया वालों ने 7 दिन पहले ही हरा दिया है, जो जानकर अनेते शॉक्ड रह जाती है। अगले सीन में हम एक ड्रैगन को देखते हैं जो बाहरी दुनिया वालों के कैद में था और डार्क लॉर्ड के थ्रोन पर बैठा एक बंदा कहता है, तुम कितना भी चिल्ला लो कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारा मास्टर वापस नहीं आने वाला, हम उसे ठिकाने लगा चुके हैं। दूर एक क्लिफ पर खड़ी वॉल्डेलिया डार्क लॉर्ड के कैसल को देख रही है और कहती है, पिताजी। इसे सुनकर हम जान पाते हैं कि वॉल्डेलिया डार्क लॉर्ड की बेटी है और उसके फादर के कैसल पर बाहरी दुनिया वालों ने अब कब्जा कर लिया है। इधर अनेती और तामा दोनों ही खुश हैं ये जानने के बाद कि बाहरी दुनिया वालों ने डार्क लॉर्ड को हरा दिया है। इसका मतलब था कि इस दुनिया में फाइनली अब शांति वापस लौट आएगी। लेकिन फिर उनके मन में ख्याल आता है कि अगर डार्क लॉर्ड मारा जा चुका है तो वो लड़की कौन थी। तामा अनेती से पूछती है कि 7 दिन पहले डार्क लॉर्ड मारा जा चुका है और 7 दिन पहले ही सेंस से इस दुनिया में आया है, इसका क्या मतलब हो सकता है, क्योंकि इस हिसाब से उसके यहाँ होने का कोई सेंस नहीं बनता। फिर सेंस से कहता है कि क्योंकि वो एक राइटर है तो सोच रहा है कि क्यों ना वो उन सारी घटनाओं को लिखे जो अब तक इस दुनिया में हुई हैं। खैर अनेती और तामा शॉपिंग पर जाने का डिसाइड करती हैं और सेंस से को एक हैवी आर्मर में छुपा देती हैं ताकि वो किसी मुसीबत में ना फंस जाए। और इस आर्मर की खास बात यह है कि ये छोटे मोटे मैजिक अटैक को डिफ्लेक्ट कर सकता है। कुछ देर बाद उसके पास ईसा आती है जो सेंस से कहती है कि तुम्हें अनेती से दूर रहना चाहिए, उसका दिल बहुत साफ है, वो किसी भी इंसान पर आसानी से विश्वास कर लेती है और मुझे लगता है कि तुम्हें उसे छोड़ना होगा। जवाब में सेंस से कहता है, मैंने उसे कैद करके नहीं रखा है, वो अपनी मर्जी से मेरे साथ है। तभी वुल्फ पर बैठे एक बंदे की एंट्री होती है। कोतारो उसकी चमचागिरी करते हुए कहता है, इनका नाम है लॉर्ड सुजुकी। सुजुकी सब लोगों के सामने ऐलान करता है, डार्क लॉर्ड हार चुका है, इसका मतलब है कि तुम्हारी दुनिया में अब शांति और खुशहाली फिर से लौट आई है। ये सुनकर सारे लोग बहुत खुश होते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन फिर सुजुकी कहता है, चलो अब काम की बात पर आते हैं। देखो बाहरी दुनिया वालों ने तुम्हारी दुनिया को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाई है, इसीलिए मुझे लगता है कि अब बाहरी दुनिया वालों को इस दुनिया पर राज करना चाहिए। फिर कोतारो अनाउंस करता है, इस टाउन पर अब लॉर्ड सुजुकी रूल करेंगे, सारे लोग लॉर्ड सुजुकी के सामने अपने घुटने टेक दो। ये सुन लोग घबरा जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। तभी कोतारो अनेती और तामा को देख लेता है और सुजुकी को बताता है कि यही वो दोनों हैं जिन्होंने उसके साथ बदतमीजी की थी। सुजुकी को ये बात पसंद नहीं आती कि उसने बाहरी दुनिया वाले के साथ बदसलूकी कैसे की, इसीलिए वो उसके सर पर हाथ रखकर अपनी स्किल का यूज करके उसे अपना पालतू बना लेता है, क्योंकि उसके पास किसी को भी अपना पेट बनाने की स्किल थी। तामा कोतारो से पूछने की कोशिश करती है कि उन लोगों ने अनेती के साथ क्या किया और उसे पीटने वाली होती है, लेकिन सुजुकी उसे भी अपना पेट बना लेता है। तभी ईसा बाहर निकल कर आती है और सुजुकी से कहती है कि तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो और ये टाउन तुम्हारे सामने नहीं झुकेगा। इसके बाद सुजुकी अपने सभी वुल्फ्स को लोगों पर छोड़ देता है, जिसके बाद वो पूरे शहर में तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद सुजुकी ईसा से कहता है, मैं तुम्हारे चर्च को अब अपने कैसल की तरह यूज करूंगा। तबाही जारी है और लोगों में भगदड़ मची हुई है। इस दौरान तामा सेंसे के पास आकर उसके आर्मर पर अटैक करने लगती है, लेकिन जैसे ही आर्मर टूटता है हेलमेट उसके सर पर लग जाता है और वो बेहोश हो जाती है। सेंसे तामा को एक बैरल में बंद कर देता है। तभी उसकी नजर ईसा पर जाती है। उसे पता चलता है कि सुजुकी जब इस दुनिया में आया था तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, वो एक वीक पर्सनैलिटी वाला इंसान था। ये सुनकर सेंसे उसकी ये बातें अपनी नोटबुक में नोट करने लगता है और कहता है कि इसी तरह के इंसानों के बारे में जानकर उसे एक्साइटमेंट होती है। इसके बाद वो चर्च जाने का फैसला करता है जहाँ सुजुकी था। ईसा भी उसके साथ जाने का फैसला करती है। ये दोनों चर्च के सामने आ जाते हैं जहाँ पर ईसा उसे समझाती कि उसे बिना प्लान के अंदर नहीं जाना चाहिए, वरना वो बीस्ट उसके टुकड़े कर डालेंगे। सेंसे पॉइजन की बोतल निकालता है। इसे देखकर ईसा श्योर है कि सेंसे के पास जरूर कोई प्लान है, लेकिन वो इडियट उस बोतल को खुद ही पी जाता है और सीधे दरवाजा खोल देता है। क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? सेंसे सुजुकी के सामने आता है और कहता है, मुझे तुम्हारी कहानी में काफी दिलचस्पी है, मैं तुम्हारे बारे में एक नॉवल लिखना चाहता हूँ। सुजुकी कहता है, ठीक है, अगर तुम मेरी हीरोगिरी के चर्चे अपनी नॉवल में लिखना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इस पर सेंसे कहता है, नहीं, बल्कि मैं एक ऐसे इंसान की कहानी को लिखना चाहता हूँ जिसे जरूरत से ज्यादा पावर ने अंधा कर दिया। सुजुकी इसे अपने ईगो पर ले लेता है और अपने बीस्ट को उस पर अटैक करने के लिए भेज देता है। इस बीच ईसा बीच में आकर एक एक करके उन वुल्फ्स को मारने लगती है। सेंसे अपनी नॉवल को लिखने में बिजी था और ईसा एक वुल्फ के सामने स्ट्रगल करने लगती है। मौके का फायदा उठाकर सुजुकी मैजिक अटैक उनकी तरफ थ्रो करता है, लेकिन इससे पहले कि अटैक उन्हें हिट कर पाता मेलोस बीच में आ जाता है, जिससे वो अटैक डिफ्लेक्ट होकर सुजुकी और कोतारो की तरफ आ जाता है। मेलोस ने उसी आर्मर का हेलमेट पहन रखा था जिसमें अनेती और तामा ने उसे बंद किया था। इसकी खासियत मैजिक अटैक को डिफ्लेक्ट करना था। खैर कोतारो डरा हुआ है क्योंकि अब उनके पास और कोई वुल्फ्स नहीं बचे हैं, पर सुजुकी अपने सबसे ताकतवर वुल्फ को समन करता है जो सीधे जाकर सेंसे के शोल्डर
पर बाइट कर लेता है, लेकिन सेंसे की बॉडी का वो जहर उसमें ट्रांसफर हो जाता है। इसके बाद वो वुल्फ मारा जाता है। ये देख दोनों हैरान रह जाते हैं। कोतारो मौका देखकर भाग निकलता है। ईसा सुजुकी से हार मानने के लिए कहती है, लेकिन फिर वो अनेते को समन करता है, जिसके बाद वो ईशा पर अटैक कर देती है। ईसा को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि वो अपनी दोस्त को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। फिर सेंसे अनेते की तरफ बढ़ने लगता है ताकि उसे बातों से समझा सके, लेकिन सुजुकी कहता है कि उसकी बातों का उस पर कोई असर नहीं होगा क्योंकि वो उसकी पेट जो है। लेकिन सेंसे अनेते के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं जानता हूँ तुम पिंजरे में बंद कोई बर्ड नहीं हो। अनेते अब उस पर अटैक नहीं कर पा रही थी, जो देख सुजुकी उसे फोर्सली ऑर्डर देता है कि वो उसे मार डाले, लेकिन अनेते उस खंजर को अपने आप को ही मार लेती है, जिससे वो सुजुकी के कंट्रोल से बाहर आ जाती है। सुजुकी ये देख हैरान था कि उसकी ओवर पावर्ड स्किल को सेंसे ने अपनी बातों से यूजलेस कर दिया। फिर वो पास पड़ी उस खंजर को उठाता है और अपने आप को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो ये कर पाता सेंसे उसे रोक लेता है और कहता है कि मेरी नॉवल अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद वो उसे अपनी कहानी बताने के लिए कहता है। सुजुकी बताना शुरू करता है। कहता है कि उसे स्कूल में हमेशा बुली किया जाता था, उसे किसी पालतू की तरह यूज किया जाता था। उसने मरने के बारे में हजारों बार सोचा, पर उसके पास ये तक करने का करेज नहीं था। पर एक रात उसे ट्रक ने हिट किया, जिसके बाद उसकी आंख ईशा के सामने खुली और उसे पता चला कि वो इस दुनिया में टेलीपोर्ट हो गया है। इसके बाद उसने अपनी स्पेशल एबिलिटी पेट का यूज करके बहुत से जानवरों को अपना पेट बनाया, लेकिन यहाँ के लोगों ने भी उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। और वैसे भी जिसके साथ उसकी दुनिया वालों ने बहुत गलत किया हो, वो कैसे अचानक से पावर मिलने के बाद दूसरी दुनिया का हीरो बन सकता है। यह इतना आसान नहीं है, मैं बस एक कमजोर सा डरपोक हूँ। सेंसे फिर कहता है, मेरी नॉवल कंप्लीट हो चुकी है। नॉवल है ऐसे दुखी इंसान की जिसे इस दुनिया में हीरो के तौर पर जीने का एक मौका मिला, पर अपनी कमजोरी की वजह से वो ना तो हीरो बन सका और ना ही एक विलन। इसके बाद सेंसे अपनी नोटबुक में लिखता है, नो लॉन्गर अलाउड इन अनदर वर्ल्ड। इसके बाद उसकी नोटबुक से एक तेज रोशनी निकलती है और नोटबुक के पेपर सुजुकी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। देखते ही देखते वहाँ पर टेलीपोर्टेशन मैजिक सर्कल अपीयर होता है और पलक झपकते ही सुजुकी वहाँ से गायब हो जाता है। ईसा और अनेते यह देखकर हैरान हो जाते हैं, मानो ये इम्पॉसिबल हो, क्योंकि सेंसे ने सुजुकी को वापस से अपनी दुनिया में भेज दिया था। अनेते सेंसे की पावर स्टेट्स दोबारा देखती है और अब उसके पास एक स्पेशल स्किल भी थी, राइटिंग। ईसा ये सब देखकर सोचती है कि कहीं सेंसे इस दुनिया में इसीलिए तो नहीं टेलीपोर्ट हुआ ताकि वो बाहरी दुनिया के बुरे लोगों से लड़ सके। खैर, पैट किए गए वुल्व्स वापस जाने लगते हैं और तामा भी ठीक हो चुकी थी। इधर ईशा अनेते से कहती है कि वो सेंसे के बारे में गलत थी और अब उसके लिए आने वाले सफर और भी खतरनाक होंगे, तो उसे सेंसे और खुद का ख्याल रखना होगा। फिर वो सेंसे से सुजुकी के बारे में पूछती है कि क्या वो अपनी दुनिया में वापस लौटकर फिर से दुख भरी जिंदगी जी रहा होगा। इस पर सेंसे कहता है कि नहीं, भले ही उसकी कहानी इस दुनिया में खत्म हो गई हो, लेकिन उसकी खुद की दुनिया में वो अपनी कहानी को किस मोड़ पर ले जाना चाहता है ये अभी भी उसी के हाथ में है। दूसरी तरफ हम सुजुकी को देखते हैं, जो अपनी लाइफ को एक नई सिरे से शुरू करना चाहता था, इसीलिए वो सुपरमार्केट में एक जॉब ले लेता है। इधर हम यहाँ के सोनटैग रीजन के बीव कैथेड्रल यानी कि बड़े चर्च को देखते हैं, जहाँ पर बिशप ईसा आती है और वो एक दूसरे बिशप जिसका नाम वुल्फ है उससे मिलती है। और इन दोनों की बातचीत से पता चलता है कि वुल्फ बेबड़ा है, क्योंकि वो जिस इलाके का बिशप है या कहें पादरी है, उसे वहाँ ड्वार्फ्स की बदबू को सहना पड़ता है। फिर यहाँ आर्क बिशप आता है और वुल्फ को कहता है कि उसे रेसिज्म जैसी बातें नहीं करना चाहिए, वो भी पेपल स्टेट में यानी कि इस चर्च में। इसके बाद यहाँ इन सभी का सीनियर आता है और सभी को अपनी अपनी सीट लेने के लिए कहता है। इससे पहले कि इन लोगों की मीटिंग शुरू हो पाती, वहाँ पर एक और बिशप आती है जो देरी से आने के लिए माफी मांगती है। इसका इस मीटिंग में फर्स्ट टाइम था, क्योंकि वो अर्स्टेन टेम्पल की नई बिशप थी। इसका नाम था आर्या और ये असल में अनेते की रिप्लेसमेंट थी। इसके बाद एक एक करके सारे बिशप अपनी अपनी इलाकों के बारे में बताने लगते हैं कि उनकी रीजन में शांति और खुशहाली है। लेकिन फिर ईशा बताती है कि हाल ही में उसके रीजन में एक बाहरी दुनिया वाले ने, जिसका नाम सुजुकी था, उसने आधे व्हील टाउन को बर्बाद कर दिया और अब वो रिनोवेशन फेज में है। ये सुनकर इनका सीनियर कार्डिनल मिलर कहता है कि मुझे तुम लोगों से बाहरी दुनिया वालों के बारे में ही बात करनी थी। वो अब चाहते हैं कि हम उस टेलीपोर्टेशन को बंद कर दे जहाँ से बाहरी दुनिया के लोग आते हैं, क्योंकि अब डार्क लॉर्ड हार चुका है और उसकी जगह 7 नए बाहरी दुनिया वालों ने ले ली है, जो डार्क लॉर्ड के जितने ही बुरे हैं। अब क्योंकि ईशा ने सेंसे की पावर को देखा था, इसीलिए वो उन सबको बताती है कि इन बाहरी दुनिया वालों से लड़ने के लिए सेंसे उनके काम आ सकता है, जिससे वो हाल ही में मिली थी। उसके पास एक स्पेशल स्किल है जिसकी मदद से वो बाहरी दुनिया के लोगों को उनकी दुनिया में वापस भेज सकता है।
ये सुनकर सारे शॉक हो जाते हैं कि क्या वाकई ऐसी पावर एग्जिस्ट करती है। ऐसा कहती है हाँ सच में ऐसी पावर एग्जिस्ट करती है। तभी यहाँ पर इन सभी का सीनियर पोप आ जाता है जो कहता है ईशा तुम्हारा ये नया दोस्त हमारे लिए उम्मीद की किरण बन सकता है, क्या तुम मुझे उसके बारे में और बता सकती हो। इधर अनेते और तामा सेंसे को घसीटते हुए अगले टाउन तक ले आती है जहाँ वो ठहर सकते हैं। पास ही में एक लड़का मिलता है जिसका नाम नीर था। वो कहता है कि अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो बता देना, क्योंकि मैं पैसों के बदले में तुम्हारे लिए एक ताकतवर साथी ढूंढ सकता हूँ जो सफर में तुम्हारे काम आएगा और यही मेरा काम है। तामा को ये आइडिया पसंद आता है क्योंकि उसके बाद कम से कम उसे ये कॉफिन तो नहीं खींचना पड़ेगा। इसके बाद अनेती उसे 40,000 जेरी को देने के लिए राजी हो जाती है। वो उनसे पैसे ले लेता है और यहाँ से जाते हुए कहता है कि वो जल्द ही बहादुर योद्धा को लेकर वापस आएगा। फिर ये ठहरने के लिए जगह ढूंढ लेते हैं और वो लोग अभी भी उस लड़के का इंतजार कर रहे थे, लेकिन रिसेप्शनिस्ट इन्हें बताती है कि असल में उनके साथ स्कैम हो चुका है। ये सुनकर अनेते और तामा बहुत घबरा जाते हैं क्योंकि उन्होंने उसे 40,000 जेरी को दिए थे। इस पर सेंसे कहता है कि उसे पहले से ही कुछ गड़बड़ लग रही थी क्योंकि उसकी आंखों में उसे बचपन नजर नहीं आ रहा था। रिसेप्शनिस्ट आगे बताती है कि वो एक अनाथ लड़का है, स्कैम करके वो अपना गुजारा करता है। कोई भी उसके आगे पीछे नहीं जो उसे समझाए कि क्या गलत है और क्या सही। इधर हम उस लड़के को देखते हैं जो अपनी स्वॉर्ड को देख रहा था, लेकिन तभी कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते, उसका सारा सामान लूट लेते हैं। वो उनसे पूछता है कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। इस पर वो लोग कहते हैं कि हम तुझे ठिकाने लगा देंगे। इस पर वो कहता है कि नहीं, बाहरी दुनिया के लोग आकर उसे बचा लेंगे। इस पर ये तीनों रिवील करते हैं और कहते हैं हम तीनों भी तो बाहरी दुनिया के ही लोग हैं। ये जानकर वो शॉक्ड रह जाता है। इसके बाद इनमें से एक अपना अल्टीमेट वेपन निकालता है जिसकी मदद से वो उसे ठिकाने लगाने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वो ट्रिगर दबा पाता यहाँ पर सेंसे आ जाता है जो उसे इंटरप्ट कर देता है और तीर उसके साथी को लग जाता है। वो लोग सेंसे को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेंसे कहता है ठीक है, अगर तुम लोग मुझे मारना चाहती हो तो मार दो, लेकिन अच्छा होगा अगर तुम ये तीर सीधा यहाँ मेरे दिल में मारो। उस बंदे का दूसरा साथी उसे बताता है कि ये बंदा भी हमारी तरह बाहरी दुनिया का है। वो लोग शॉक्ड रह जाते हैं जब देखते हैं कि वो उन लोगों से डर नहीं रहा बल्कि एक्साइटेड है। ये देखकर वो सेंसे से डरकर अपने साथी को उठाकर भाग जाते हैं। नीर उसकी जान बचाने के लिए सेंसे का शुक्रिया कहता है। अगले दिन तीनों निकलने के लिए तैयार थे। इन लोगों का सफर होने वाला था गुरुन टाउन की तरफ जो कि तामा का होम टाउन है, लेकिन जाने से पहले अनेते सेंसे से पूछती कि वो कल रात कहाँ था। इस पर सेंसे कहता है कि कल रात उसे बहुत मजा आया। ये सुनकर अनेते को लगता है कि कहीं वो कल रात किसी दूसरी औरत के साथ तो नहीं था और रोने लगती है। तभी उन्हें पीछे से नीर की आवाज आती है जिससे तामा पैसे वापस मांगती है। इस पर नीर कहता है मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला था, तुम्हें एक बहादुर योद्धा चाहिए था जो तुम्हारे सफर में तुम्हारा साथ दे, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। इसी के साथ नीर इन तीनों की पार्टी ज्वाइन कर लेता है। लंबे सफर के बाद तामा नीर के हाथों में रस्सी थमा देती है और कॉफिन को खींचने के लिए कहती है। तभी इन्हें तामा का होम टाउन भी नजर आता है, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ के गार्ड्स इन सबको बंदी बना लेते हैं। इसके बाद हम सेंसे, अनेती और नीर को कैद में देखते हैं, पर तामा को वो लोग अपने साथ ले गए थे। इन लोगों को नहीं पता कि इन्हें कैद क्यों किया गया है, पर नीर गेस करता है कि तामा ने जरूर यहाँ के राजा का खजाना चुरा लिया होगा। पर अनेते कहती है कि वो ऐसी लड़की नहीं है। नीर इनसे यहाँ से बाहर निकलने की बात करता है और किसी तरह लॉक खोल लेता है। अनेती उसकी स्किल देखकर हैरान हो जाती है और सोचती है कि वो बहादुर योद्धा के तौर पर उनके साथ आया था या एक साथी चोर के जिसे ताले खोलने में सालों का तजुर्बा है। खैर इनका प्लान बहुत बुरी तरह फेल हो जाता है और सोल्जर उन्हें पकड़ लेते हैं। अब इन सबको किंग साइबेरियन के सामने लाया जाता है और राजा बताता है कि तुम लोग यहाँ पर इसीलिए हो क्योंकि तुम लोगों ने मेरी बेटी को किडनैप किया था और तुम लोगों को एग्जीक्यूट किया जाएगा। एग्जीक्यूशन के नाम से सेंसे के अलावा कोई भी खुश नहीं था, पर सभी हैरान है कि इन्होंने किंग की बेटी को कब किडनैप कर लिया। तभी यहाँ प्रिंसेस आती है जो कोई और नहीं बल्कि तामा थी और उसका असली नाम माटिल्डा है। उसे देख नीर और अनेती की तो आगे फटी की फटी रह जाती हैं और तामा अपने पिता को बताती है कि वो किडनैप नहीं हुई थी बल्कि वो अपनी मार्शल आर्ट स्किल को इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग देशों में घूम रही थी और इन तीनों को छोड़ने की डिमांड करती है। किंग उन तीनों को छोड़ने के लिए राजी हो जाता है, पर तामा को प्रॉमिस करना होगा कि वो एक प्रिंसेस की तरह बिहेव करेगी और उसकी बात मानेगी। तामा उन तीनों की तरफ देखती है और अपने पिता की बात मान जाती है। इसके बाद वो इन तीनों से कहती है मुझे माफ करना, पर मुझे लगता है अब हमारी जर्नी साथ में कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। इसके बाद हम उन तीनों को यहाँ के एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। तभी एक वेट्रेस आती है और इन तीनों से पूछती है कि क्या आप लोग राजकुमारी माटिल्डा को जानते हैं। इस पर अनेती हाँ में जवाब देती है। ये वेट्रेस अपना नाम फोने बताती है और कहती है कि वो प्रिंसेस माटिल्डा
जिल्डा के लिए उनके पैलेस में काम किया करती थी। सेंसे को तामा की कहानी लिखने में इंटरेस्ट था क्योंकि पहली बार जब वो उससे मिला था तो ट्री मॉन्स्टर उसे मारने वाला था और अब वो अपने पैलेस में उसके खुद के पिता की वजह से कैद है। इसीलिए वो फाउने से रिक्वेस्ट करता है कि वो तामा के पास्ट के बारे में उसे सब कुछ बताए जो वो जानती है। इधर तामा ये सोचकर हंस रही है कि जब अनेते और नीर को उसकी सच्चाई के बारे में पता चला था तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया था, जबकि सेंसे को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। इस दौरान वो अपनी खिड़की के बाहर एक बिल्डिंग के ऊपर किसी को देखती है। इसका नाम काईवारा था। तामा के फादर अपने सोल्जर के साथ उसे कन्फ्रंट करने के लिए आ जाता है और कहता है कि वो कौन है और कहां से आया है। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि मैं उन 7 बाहरी दुनिया के लोगों में से एक हूँ जिसने डार्क लॉर्ड को हराया है। मुझे प्यार से फॉलन एंजल ऑफ ग्लूटनी भी कहते हैं। वो ये भी कहता है कि वो इस नेशन को अपने कंट्रोल में लेने आया है और साथ ही एक डेमी ह्यूमन को खाने के लिए, स्पेशली एक फीमेल, या सीधा सीधा कहें तो वो राजकुमारी को खाना चाहता था। किंग उसे रोकने के लिए सोल्जर्स को अटैक करने के लिए भेजता है, लेकिन काईवारा अपनी स्किल का यूज करके उन सभी सोल्जर को खा जाता है। अब किंग खुद उसको कन्फ्रंट करता है और अपना पावरफुल अटैक वाइल्ड कैट पाम यूज करता है और उसका काईवारा पर कोई असर नहीं होता। काईवारा कहता है माफ करना पर मैंने सुबह नाश्ते में बहुत सारे गोलम खा लिए थे जिस वजह से तुम्हारा अटैक मुझ पर बेअसर हो गया। अब किंग काईवारा को पकड़ना नहीं चाहता बल्कि मारना चाहता है, इसीलिए वो अपना पावरफुल अटैक चार्ज करता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है और कहता है कि तूने मेरे आदमियों को मार डाला, अब तू रहम की भीख भी मांगे तो तुझे नसीब नहीं होगी। काईवारा भी अपनी स्किल को रेडी रखता है और इससे पहले कि कोई भी एक दूसरे को मार पाता, तामा यहाँ पहुंच जाती है और देखती है कि ये वही आदमी है जो उसने कुछ देर पहले बिल्डिंग के ऊपर देखा था। वो अपने फादर की हेल्प करने के लिए कहती है पर किंग उसे रोक देता है और कहता है कि तुम लियोन की जगह कभी नहीं ले पाओगी। इधर फाउने उन्हें बताती है कि तामा का एक ट्विन ब्रदर था जिसका नाम लियोन था। वो ग्रून की गद्दी का वारिस था। राज्य के लोगों को उन दोनों में पूरा विश्वास था पर 10 साल पहले एक तूफानी रात में राजकुमार लियोन और उनकी मां लापा में इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। इस वजह से किंग दुख और दर्द में रहने लगे। तामा ने अपने पिता के दुख को कम करने और थ्रोन को संभालने के लिए अपने बाल कटा लिए ताकि मार्शल आर्ट को मास्टर कर सके, लेकिन किंग ने तामा में कभी विश्वास नहीं किया। उसे आज भी यही लगता है कि तामा को छोरों वाले काम नहीं करने चाहिए। इधर तामा अपने पिता की मदद करने के लिए सामने आ जाती है पर किंग उसे मना करते हुए कहता है कि उसकी मार्शल आर्ट यूजलेस है, लेकिन तामा कहती है नहीं, वो भी कर सकती है। इस दौरान तामा काईवारा पर अटैक करने को जाती है जिस दौरान काईवारा उसे ऑफ गार्ड पकड़ लेता है और खाने वाला होता है, लेकिन ऐन मौके पर किंग उसे बचा लेता है और अपना एक हाथ गंवा बैठता है। काईवारा कहता है माफ करना प्रिंसेस, मैं टेस्ट तो तुम्हें करना चाहता था। तामा गुस्से में उसके ऊपर अटैक करने को दौड़ती है, लेकिन अचानक से किंग का सलाहकार ब्रियार्ड आकर उसे ले जाता है और उन तीनों के पास ले आता है और कहता है कि राजकुमारी बेहोश है। फाउने राज्य में अचानक आई इस आफत की जड़ के बारे में पूछती है जिस पर ब्रियार्ड बताता है कि एक बुरे बाहरी दुनिया वाले ने अचानक से आकर ग्रून पर हमला कर दिया है और किंग उसकी कैद में है। इसके बाद काईवारा यहाँ की जनता जनार्दन के सामने ये ऐलान करता है कि अब से वो यहाँ का राजा है और उसकी फेवरेट डिश यहाँ की औरतें होंगी और किसी मर्द ने चू चाकी तो वो उसे भी खा जाएगा। तभी एक सिटीजन उसके सामने बगावत करने लगता है जिसके बाद वो सबके सामने उसे खा जाता है, जिसे देख लोगों में भगदड़ मच जाती है। पर काईवारा कहता है कि वो यहाँ से भाग नहीं पाएंगे क्योंकि चारों तरफ से मॉन्स्टर्स की कड़ी पहरेदारी है। इधर सपने में तामा को उसकी मदर दिखाई देती है जो उसे इनकरेज करती है अपने सपने को पूरा और वही करने को जो वो चाहती है। फिर उसकी नींद खुल जाती है। बाहर आने के बाद वो सबसे पहले अपने फादर को बचाने के लिए जाने लगती है पर ब्रियार्ड उसे रोक लेता है। तामा कहती है कि उसे यहाँ के लोगों के लिए और अपने लेट ब्रदर लियोन के लिए काईवारा का सामना करना ही होगा। अनेती उसे इस समय किसी भी कदम को उठाने से मना कर देती है और कहती है कि मैंने उस घटना के बारे में सुना है जिसमें तुम्हारी माँ और भाई गुजर गए थे। उस इंसिडेंट ने यहाँ की जनता जनार्दन की आंखें नम कर दी थी क्योंकि यहाँ के लोगों को किंग और उसकी फैमिली से प्यार है और अभी यहाँ के लोगों की इकलौती उम्मीद तुम खुद हो। इसके बाद सेंसे अनेते नीर और मेलोस को साथ चलने के लिए कहता है और वो पहुंच जाते हैं गेट कीपर के पास। सेंसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि किंग काईवारा मुझे खा ले, मुझे बहुत खुशी होगी। दोनों मॉन्स्टर ये सुन थोड़े ट्रबल्ड हैं कि क्या इसका पेस थोड़ा ढीला है जो ये खुद को दावत के तौर पर परोसना चाहता है। खैर इन लोगों को वेटिंग रूम में भेज दिया जाता है। इधर ब्रियार्ड खाना लेकर तामा के रूम में आता है और पता चलता है कि वो यहाँ से भाग चुकी है। दूसरी ओर काईवारा को भूख लगने लगती है और वो सोचता है कि अब उसे कौन सा डेमी ह्यूमन खाना चाहिए। तभी वो 2 गेट कीपर आकर उसे सेंसे के बारे में बताते हैं जो अपने आप को काईवारा को सौंपना चाहता है, लेकिन तामा यहाँ आकर इन दोनों गेट कीपर को मार देती है। इसके बाद हम किंग और लियोन को देखते हैं जो मार्शल
मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रहे थे। किंग उससे और फोकस्ड रहने के लिए कहता है क्योंकि वो थ्रोन का होने वाला वारिस है। तामा ऊपर से इन्हें प्रैक्टिस करता देख खुद भी ज्वाइन करने के लिए कहती है, लेकिन किंग साफ साफ मना कर देता है कि ये काम उसके नहीं है। प्रेजेंट में किंग तामा को मना करता है क्योंकि वो काइवारा का सामना नहीं कर सकती, पर तामा अपने फादर को ये साबित करना चाहती है कि वो लियोन की जगह ले सकती है। तामा उस पर अटैक कर देती है, लेकिन काइवारा सेम लाइटनिंग अटैक करता है जो किंग ने किया था और उसे काफी इंजर्ड कर देता है। तामा ये देख हैरान है कि वो उसके फादर्स की पावर को कैसे यूज कर पा रहा है। काइवारा बताता है कि वो जिसका भी फ्लैश खाता है उसकी पावर्स को भी अब्सॉर्ब कर सकता है और यही उसकी ताकत है। दूसरी तरफ सेंसे नीर की मदद से प्रिजन ब्रेक करके वहां से निकल आया है और तामा की मॉम यानी लेट क्वीन के कमरे में आकर ताका झांकी शुरू कर देता है। अनेती और नीरू से मना करते हैं कि वो किंग के पैलेस में ऐसे इलीगल ताका झांकी नहीं कर सकता। खैर तभी उसे एक ड्रॉवर मिलती है जो लॉक्ड थी और उसे खोलने के लिए वो सातिर नीर का यूज करता है और वो खुशी से उस ड्रॉवर को खोल देता है जिसके अंदर एक नोटबुक थी। इधर काइवारा तामा पर टाइगर किक और लायंस ब्लेड जैसे ताकतवर अटैक करके उसकी हालत खराब कर देता है और कहता है कि जैसा कि तेरे बाप ने कहा तेरे मार्शल आर्ट्स बिल्कुल यूजलेस हैं। अब तामा अपने भाई को याद करती है जो जंगल में प्रैक्टिस कर रहा है। तामा उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हें तो मार्शल आर्ट्स पसंद नहीं है तो फिर तुम ये क्यों इतनी प्रैक्टिस करते हो। लियोन कहता है हाँ तुमने सही कहा और इसीलिए मुझे बाकी सबसे ज्यादा मेहनत करनी होगी क्योंकि मैं फादर की तरह ही ताकतवर बनना चाहता हूँ ताकि मॉम तुम्हें और पूरे राज्य को हर खतरे से प्रोटेक्ट कर सकूं। तामा ये सब सोच ही रही थी कि तभी किंग उसे पीछे हट जाने के लिए कहता है क्योंकि काइवारा उसके लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। पर तामा पीछे नहीं हटना चाहती क्योंकि लियोन होता तो वो भी ऐसा ही करता। काइवारा की एक्साइटमेंट भी तामा को खाने की उतनी ही तेजी से बढ़ रही थी जितना तामा की एक्साइटमेंट काइवारा को मारने की। काइवारा अपने पास्ट के बारे में बताता है कि कैसे वो एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता है जहाँ उसके पास हर दिन खाने के लिए मोर देन इनफ खाना था। हर दिन वो कुछ नया खाता और धीरे धीरे उसकी भूख मरने लगी। अब ये आम सा खाना उसके लिए बोरिंग बनने लगा था, इसीलिए उसने एक दिन अपनी मेड को खाना चाहा और उसे मार दिया, पर उसे रोक लिया गया और उसकी विश पूरी नहीं हो पाई। खैर जब वो सड़क किनारे एक बंदे जो कि बेचारा अपना क्विक नूडल खा रहा था उसने उसे तक मार दिया तो ट्रक ने उसे हिट कर दिया और इस तरह काइवारा आ पहुंचा इस दुनिया में जहां वो अपनी पसंद की हर एक पॉसिबल चीज को खा सकता है। इसके बाद अब वो तामा को खाने के लिए उसकी तरफ जंप करता है, लेकिन तभी इनके बीच में सेंसे आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी कहानी तो बहुत बोरिंग है, इतने कि मेरे कानों से खून निकल जाए। काइवारा सेंसे को खाने की कोशिश करता है पर वो उसे नहीं खा पाता। ऐसा पहली बार हुआ था क्योंकि इतने डिप्रेस इंसान को खाने के लिए उसके इंस्टिंक्ट मना कर रही थी। तभी अनेते और नीर पीछे से आकर उसे सरेंडर करने के लिए कहते हैं। अनेते कहती है कि सेंसे उसे वापस उसकी दुनिया में भेज देगा, पर सेंसे मना कर देता है क्योंकि वो काइवारा के ऊपर अपनी नॉवल नहीं लिखना चाहता था। काइवारा इसे अपने ईगो पर ले लेता है और कहता है कि मुझे तुम लोगों ने समझ क्या रखा है। खैर सेंसे ने इस बार तामा की कहानी को लिखा था और वो उसे उसकी नॉवल देकर उसे खोलने के लिए कहता है, जिसके बाद ठीक वैसा ही होता है जैसा सुजुकी के साथ हुआ था। अनेते ये देख हैरान थे कि सेंसे की ये पावर इस दुनिया के लोगों पर भी काम कर रही है। सेंसे तामा की नॉवल को एक्सप्लेन करता हुआ कहता है कि तुम एक प्रिंसेस जिसने अपने भाई और माँ के गुजर जाने के बाद पिता की खोई उम्मीद बनने की कोशिश की। फिर वो उसे अपनी माँ की कही बात याद करने को कहता है, जहाँ तामा की उसे कहती है कि उसे वही करना चाहिए जो उसे अच्छा लगता है, पर तामा को डर है क्योंकि फादर का उसका लड़कों वाली चीजें करना अच्छा नहीं लगता। सेंसे इसके बाद उससे कहता है कि ये उसके ऊपर है कि वो अपने पिता के लिए एक आइडियल प्रिंसेस बनना चाहती है या अपने भाई की जगह पर एक आइडियल प्रिंस बनना चाहती है, या ये दोनों ही चीजें उसकी मंजिल नहीं है। अब ये उसके ऊपर है। तभी अचानक तामा के हाथ पर डिवाइन बीस्ट के क्रेस्ट का मार्क चमकने लगता है। किंग इसे पहचान जाता है। ये मार्क सिर्फ खास लोगों को ही आता है। लियोन को भी इसके बारे में पता था। जब पहली बार ये मार्क तामा को आया था वो किंग को ये बताना चाहता था, पर तामा नहीं चाहती थी कि फादर को ये बात पता चले। पर किंग को भी इसके बारे में बचपन से ही पता है, पर उसने कभी तामा को डिवाइन क्रेस्ट की पावर्स और उन्हें कैसे यूज करना है नहीं बताया, और इस बात का उसे अब अफसोस है। अब तामा उस पर नई पावर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और काइवारा भी पूरा कॉन्फिडेंट है कि वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, लेकिन वो अपनी कैट डिस्ट्रैक्शन और कैट हेडबट यूज करके उसका ध्यान बटाती है और डिवाइन बीस्ट फीस्ट अल्टीमेट टेक्निक यूज करके किंग फैंग नाम का अटैक करती है, जिसकी मदद से सिंगल अटैक में काइवारा इस दुनिया से 9-2-11 हो जाता है। इसके बाद वो मार्क गायब हो जाता है और तामा बेहोश हो जाती है। अनेती उसकी वुंड्स हील करने लगती है। सेंसे भी क्वीन की डायरी किंग को वापस लौटा देता है। किंग उससे कहता है कि बिना परमिशन के उसने क्वीन की डायरी क्यों रीड की। इस पर सेंसे कहता है कि इस गुस्ताखी के लिए वो खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार है, जिस पर किंग कहता है कि नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा।
फिर किंग का सलाहकार उसके पास आता है और कहता है कि प्रिंसेस मार्टिल्डा की पावर्स जाग चुकी हैं और इस लेवल की पावर को हासिल करना काफी बड़ी बात है। पर वो ये भी बताता है कि जो किंग फैंग अटैक प्रिंसेस ने यूज किया था वो इनकम्प्लीट था, जिसका मतलब है कि तामा अभी भी इन पावर्स को फुल पोटेंशियल में यूज नहीं कर पा रही थी। तभी अचानक काईवारा फिर से रिवाइव हो जाता है। वो खुद भी हैरान है कि ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि डार्क लॉर्ड के हार जाने के बाद उसने उसका भी फ्लैश खाया था। वो अब सबको मारने के लिए एक बार फिर से तैयार हो जाता है, लेकिन यही डार्क लॉर्ड की बेटी वॉल डेलिया आकर उसके नेक स्लाइस कर देती है। काईवारा अभी भी वॉल डेलिया के सामने बड़बड़ा रहा था कि तेरे बाप का टेस्टी फ्लैश खाकर मुझे वाकई बहुत मजा आया। इसके बाद सेंसी उसे कन्फ्रंट करता है और पूछता है कि क्या वो अपने बाप के कातिलों में से एक को मारकर अब खुश है। इस पर वॉल्डेलिया कहती है कि दूर रह मुझसे, अगली बार फिर से तेरा नंबर है, बच के रहना। इतना कहकर वो अपने ड्रैगन पर बैठ चली जाती है। पर सेंसी उसकी कहानी में भी इंटरेस्टेड है और उसके ऊपर भी नॉवल लिखना चाहता है। फौने और अनेते की बातों से हमें पता चलता है कि तामा यहीं रहकर अपने फादर के साथ नेशन को प्रोटेक्ट करना चाहती है। इधर तामा के पास उसके फादर आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अब और कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, वो लोग अभी दूर नहीं गए होंगे, जा तामा जी ले अपनी जिंदगी। जाने से पहले वो उसे ये भी कहता है कि अपनी जर्नी के बाद वो वापस लौट आए। अब तामा उसे थैंक यू बोलती है और निकल जाती है। इधर सेंसी नीर को रोककर कहता है, नीर क्या पाँव में मेहंदी लगी हुई है जो कछुए की तरह खींच रहे हो? अगर पसंद नहीं है तो खुद अपने दो पैरों पर चल सकते हो, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी तामा पीछे से आवाज लगाते हुए आ जाती है और फिर से इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेती है। इसके बाद ये सब पहुंच जाते हैं अगले टाउन में, जहाँ एक बहुत बड़ा ट्री है जिसे वर्ल्ड ट्री कहते हैं। अनेते इस टाउन के बारे में बताने लगती है कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे और नेचर के करीब रहना पसंद करते हैं। अब जैसे ही ये टाउन में एंटर होते हैं, सबसे पहले इनके सामने कसीनो पड़ता है। इसमें जुहारी और शराबी भरे हुए थे, जिसे देख सभी शौक हो जाते हैं। जैसे इन्होंने सोचा था, ये जगह बिल्कुल उसकी उल्टी है। इसके बाद यहाँ के एल्डर के पास पहुंचते ही इन्हें पता चलता है कि पहले ये जगह बहुत शांत हुआ करती थी और ये कसीनो पहले यहाँ नहीं था, बल्कि जुआरी और शराबी लोगों ने मिलकर इसे बनाया है। इसके बाद ये जगह पॉपुलर हो गई और हर जगह के लोग यहाँ आने लगे। अब वर्ल्ड ट्री के पत्ते सूखने लगे और मर रहे हैं। अगर जल्दी कुछ ना किया गया तो वर्ल्ड ट्री खत्म हो जाएगा, जो इस टाउन के लोगों के लिए पवित्र है। एल्डर इन लोगों से मदद मांगता है, लेकिन सेंसे की वो जहरीली गोलियां खत्म हो गई थी और इसे इस वक्त और गोलियां चाहिए थी। तभी यहाँ एक और बाहरी दुनिया वाला आता है, जिसे देखकर अनेती और बाकी लोग अलर्ट हो जाते हैं। पर वो बताता है कि वो बाकी बाहरी दुनिया वालों की तरह नहीं है, बल्कि वो भी चाहता है कि वर्ल्ड ट्री को नुकसान ना पहुंचे और इसके लिए वो कोई भी मदद करने के लिए तैयार है। अनेती देखती है कि सेंसे मिसिंग है। इधर सेंसे भंड होने के लिए शराबियों को ढूंढता है और उन लोगों से स्ट्रॉन्ग ड्रिंक मांगता है, जिसे पीकर कम से कम उसकी किडनी तक तो खराब हो ही जाए। तभी एक औरत उससे कहती है, वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। मैं एक अच्छी जगह जानती हूँ, और ले आती है अपनी बार में। यहाँ वो उसे कुछ ड्रिंक्स देती है और कहती है कि उसे उसका डांस देखना चाहिए। दूसरी तरफ अनेते सेंसे की चिंता कर रही है। तभी सेंसे आ जाता है और साथ में वो औरत भी। वो उसे यहाँ छोड़कर चली जाती है। फिर वो एल्डर कहता है कि उस औरत के साथ घूमना ठीक नहीं है। वो अपनी दारू और डांस की मदद से लोगों को अपने वश में कर लेती है, यहाँ तक कि लोग उसे चुड़ैल कहते हैं। जब कसीनो के मालिक ने कसीनो बनाया, उसने उसके बराबर में अपना बार खोला। यामादा कहता है कि वो भी उन लोगों की तरह ही बुरी है और उसे भी सजा मिलेगी, जिस पर एल्डर एग्री करता है। अगले दिन सेंसे पहली किरण के साथ एस्चे के बार की तरफ निकल जाता है। अनेती उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो नहीं रुकता। यामादा कहता है कि वो शायद अब एस्चे के वश में हो चुका है। सेंसे कल रात की डांस और उसे भंड करने के लिए उसका थैंक्स अदा करता है, जिस पर एस्चे कहती है, मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। खैर एस्टी उसे वर्ल्ड ट्री से प्रे करने की सलाह देती है, क्योंकि वर्ल्ड ट्री की एंजल यहाँ के लोगों की प्रेयर सुनती है और उनका ख्याल रखती है। सेंसी उसे कहता है कि तुम्हारी आंखों में उदासी है, तुम्हें भी शायद प्रेयर की जरूरत है। इसके बाद बार में कसीनो का मालिक और उसके चमचे आ जाते हैं, जो बिजनेस को एक्सपेंड करने की बात कर रहे थे। लेकिन बॉस कहता है कि नहीं, अभी वो सुने जो चीज करनी है वो ये है कि यहाँ के लोकल्स को जुआ और नशे की आदत लगाना। ये सुन के एस्टे बॉस को कन्फ्रंट करती है और कहती है कि उन दोनों की डील हुई थी कि वो टाउन के लोगों को इस चीज की आदत नहीं लगाएगा। यहाँ ये रिवील होता है कि एस्टे ने टाउन के लोगों को कसीनो से अलग रखने के लिए टाइम टू टाइम बॉस को बहुत पैसा खिलाया है। लेकिन अब बॉस अपने कस्टमर के साथ साथ मुनाफा भी बढ़ाना चाहता है, इसीलिए वो अपने चमचे साबू को टाउन के कुछ लोगों को किडनैप करने के लिए भेजता है। एस्टे उसे रोकने की कोशिश करती है, पर साबू उसे पुश करके यहाँ से निकल जाता है। लेकिन बाहर आने के बाद वो देखता है कि यामादा उनके कसीनो को तोड़ रहा है, जिस पर बॉस गुस्सा हो जाता है और अपने चमचों को उसे मारने का ऑर्डर देता है। पर यामादा इतना कैपेबल था कि वो एक ही
अटैक में सबकी हालत खराब कर देता है। इसके बाद बॉस, साबू और उसके चमचे टाउन छोड़कर भाग निकलते हैं। एल्डर आकर यामादा का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसने वादे के मुताबिक टाउन को उन लोगों से आजाद कर दिया था। एस्चे भी यामादा को उन्हें यहाँ से भगाने और कसिनो को बंद कराने के लिए थैंक्स कहती है, पर यामादा कहता है कि ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। टाउन के सभी लोग जानते हैं कि तुम उनके साथ मिली हुई थी। टाउन के लोग भी एस्चे को बुरा भला सुनाने लगते हैं और ऊपर विच कहकर पत्थर भी फेंकते हैं। तभी सेंसे बीच में आता है और यामादा के साथ साथ टाउन के लोगों को भी बताता है कि तुम लोगों की सेफ्टी के लिए ही एस्चे बॉस को फेवर करती थी। अगर ऐसा ना होता तो टाउन के सभी लोगों में नशा और जुआ बहुत पहले ही फैल चुका होता। यामादा को यह सुनकर एस्चे के लिए बुरा लगता है, पर टाउन वाले सुनने को तैयार नहीं थे। इसके बाद एस्चे भी टाउन छोड़कर चली जाती है। यामादा ये सब जानने के बाद सेंसे से पूछता है कि क्या उसने सही किया। इस पर सेंसे कहता है कि उसे नहीं पता, पर जिसने टाउन को सच में बचाया लोगों ने उसे यहाँ से निकाल दिया। तभी एल्डर यामादा के पास आता है और कहता है कि वो उसकी ताकत से काफी इम्प्रेस्ड है, इसीलिए एक और फेवर मांगता है, जो था उन नशेड़ियों से छुटकारा दिलाना जो वर्ल्ड ट्री के पत्ते बेचकर काफी सारा पैसा कमा चुके हैं, ताकि एल्डर और इस टाउन के लोग खुद वर्ल्ड ट्री के पत्ते बेचकर पैसा कमा सकें, क्योंकि उसे विश्वास है कि कैसीनो के बॉस और विच के जाने के बाद वर्ल्ड ट्री फिर से रिवाइव हो जाएगा। ये जानने के बाद यामादा शॉक्ड रह जाता है कि उसने वर्ल्ड ट्री को बचाने के लिए उन लोगों को भगाया, पर अब यहाँ के लोग वही सब दोबारा शुरू करना चाहते हैं जो वर्ल्ड ट्री को मार रहा था। यहाँ तक कि एल्डर उसे रुक कर उन्हें प्रोटेक्ट करने का भी ऑफर देता है, जिसके बदले में मुनाफे का 10% देने का वादा करता है। यामादा रियलाइज करता है कि उसने गलती कर दी। इधर ये सब अपने सफर पर आगे निकल जाते हैं। तभी नीर नोटिस करता है कि वर्ल्ड ट्री के पत्ते झड़ रहे हैं और उनके देखते ही देखते वर्ल्ड ट्री सूख जाता है और सारे पत्ते टूट जाते हैं। इसे देख एल्डर और टाउन के लोग कहते हैं, ये क्या हो गया? सेंसे के सामने एक एंजल अपीयर होती है जो और कोई नहीं बल्कि एस्चे थी, यानी कि वर्ल्ड ट्री स्पिरिट। सेंसे ने असल में उसकी आंखों में उसके दर्द को देखा था, इसीलिए वो उसे समझने के लिए उसे ब्लेस करती है और चली जाती है। सेंसे अपनी पिल्स की बोतल देखता है जो भरी हुई थी और उसे अनलिमिटेड पिल्स की ब्लेसिंग मिली थी। इसके बाद ये लोग अगले चेक पॉइंट यानी कि टेम्पल पर जाने के लिए एक शॉर्टकट लेते हैं और अब ये तपती हुई गर्मी में डेजर्ट में फंस चुके हैं। लेकिन सेंसे को सिर्फ एक ही चीज की पड़ी हुई है। वो कहता है, हे चमकती दमकती सूरज, अपनी तपतमाती धूप से मुझे मार डालो। जब सबकी हालत खराब है, इस दौरान नीर एकदम चिल है। तामा और अनेते उसकी वजह पूछती है तो वो कहता है कि वो ओरिजिनली यहीं का है और ये भी कहता है कि अच्छा है हम लोग दिन में निकले हैं क्योंकि रात को यहाँ लुटेरे लोग रहते हैं। तभी यहाँ कुछ राइडर्स आ जाते हैं, जिनमें से एक जिसका नाम टोरू है कहता है कि तुम लोग हमारी टेरिटरी के बॉर्डर पर हो, इसका मतलब है तुम्हें यहाँ से क्रॉस करने के लिए टोल टैक्स देना होगा। अनेते और तामा, जिनका इतनी तेज धूप में पहले से ही मूड खराब है, फाइट मोड में आ जाती हैं और एक एक करके उन्हें पीटने लगती हैं। जिसके बाद इनमें से एक जाकर तोरू को समझाता है कि ये छोरियां छोरों से कम नहीं हैं। तोरू कहता है, अच्छा मैं भी तो देखो इनमें कितनी गर्मी है। इसी बीच सेंसे कॉफिन के बाहर पड़ा हुआ है और उसका ऑमलेट बन रहा है। इस बीच तोरू उसे एक अच्छा निशाना समझता है और उसकी तरफ बढ़ता है। नीर इस बीच उसे बचाने का फैसला करता है, पर वो घबरा रहा था और अपनी स्वॉर्ड को बाहर तक नहीं निकाल पाता। पर तोरू कहता है कि मैं तेरी बॉडी में अपने बिच्छू से ऐसा छेद करूंगा कि उसके जहर से तेरी 1 घंटे में ऊपर की टिकट कट जाएगी। तभी सेंसे तोरू के पीछे से आकर उससे एक रिक्वेस्ट करता है कि जो वो नीर के साथ करने वाला था उसके साथ कर दे तो थोड़ी मेहरबानी हो जाएगी। तोरू उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है और अपने बिच्छू सावेस का डंक सीधा उसके दिल में मार देता है, पर बिच्छू भी सेंसे की बॉडी के जहर के सामने नहीं टिक पाता और मर जाता है। तोरू अपने बिच्छू का बदला लेने के लिए उस पर अटैक करता है, लेकिन तभी इन्हें किसी वुल्फ के हाउल की आवाज सुनाई देती है, जिसे देखकर राइडर्स लोग भी डर जाते हैं और तोरू से भागने के लिए कहते हैं। तोरू जाने लगता है और कहता है कि वो अपने बिच्छू चावेस का बदला जरूर लेगा। अब नीर सेंसे से माफी मांगता है कि कुछ करने की बजाय वो बस खड़ा रहा, जिस पर सेंसे कहता है कि हर चीज का एक वक्त होता है, मुझे विश्वास है तुम सही वक्त पर अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल जरूर करोगे। तामा और अनेते उसकी मदद मांगते हुए उसे रास्ता दिखाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो इस जगह से वाकिफ है। इसके बाद वो उन सबको ले आता है एक छोटे से घर पर जो कि एक ऑर्फेनेज है। वहाँ उसे कुछ और बच्चे मिलते हैं जो उसे जानते थे क्योंकि वो इसी ऑर्फेनेज में रहा करता था। तभी यहाँ की केयर टेकर भी आ जाती है जो नीर को देखकर काफी खुश थी। अब ये लोग अंदर जाते हैं जहाँ पर सबके लिए काफी खाना था। केयर टेकर बताती है कि कोई तो हर रात को यहाँ खाना छोड़ जाता है। इन्हें फिर से वुल्फ की हाउलिंग सुनाई देती है, जिसकी वजह से इन्हें काफी अलर्ट भी रहना पड़ता है। अब रात को सबके सो जाने के बाद सेंसे बाहर उस वुल्फ के कारनामों को देखने लगता है। इधर नीर की आंख खुल जाती है और वो खिड़की पर किसी की परछाई देखता है। वो वुल्फ की बात से डर जाता है और स्वॉर्ड लेकर डरते डरते बाहर आता है, जहाँ उसे वही अनजान आदमी मिलता है जो इनके लिए खाना छोड़कर जा रहा था। नीर उसे कन्फ्रंट करता है तो वो बताता है कि
उसे अच्छा लगता है बच्चों को पेट भर खाना खाते देख। खैर वो आदमी अपना नाम सेतो बताता है और उससे पूछता है कि उसने पहले उसे यहाँ नहीं देखा, जिस पर नीर कहता है कि वो बहुत पहले बहादुर योद्धा बनने के लिए ऑर्फेनेज छोड़कर एडवेंचर पर निकल पड़ा था। इसके बाद सेतो फ्रूट्स की टोकरी उसे देकर जाने लगता है। अब सुबह हो चुकी थी, इसीलिए नीर उसे इनके पास ही ब्रेकफास्ट करने के लिए इनवाइट करता है, पर वो ये कहते हुए मना कर देता है कि वो बच्चों के लिए इतना करके काफी खुश है। सेतो फिर उसे एक ओएसिस और कुछ फ्रूट्स के पेड़ दिखाता है जहाँ से वो और बहुत सारे फ्रूट्स ले आता है। तामा और अनेती देखते हैं कि नीर काफी खुश लग रहा है। तभी केयर टेकर आती है और उन्हें बताती है कि नेट यानी कि उन्हीं छोटो बच्चों में से एक को कुछ लोगों ने पकड़ लिया है। बाहर आकर देखने पर पता चलता है कि तोरू अपने साथियों के साथ अपने बिच्छू चावेस का बदला लेना चाहता है। नीर एक बार फिर से अपनी स्वॉर्ड नहीं निकाल पाता। तभी सेतो आकर नीर को एक कोने में ले जाता है। नीर को अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो बुरे लोगों से लड़ने की बजाय बुज़दिलों की तरह डर जाता है। सेतो को भी उसके लिए बुरा लगता है और तभी अचानक उसके सामने कुछ मेमोरी फ्लैश होती हैं। इसके बाद वो कहता है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। उस दुनिया में मेरे पास पावर्स नहीं थी जिस वजह से मैं अपने करीबी की मदद नहीं कर पाया, पर मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी को खोना पड़े। इसके बाद सेतो एक वुल्फ में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, यानी कि ये वही वुल्फ है जो इस इलाके में रहता है। सैन से पास में खड़ा होकर उसकी नोवेल को कंप्लीट कर रहा था। खैर सेतो जाकर एक एक करके सभी राइडर्स को धूल चटाने लगता है और तोरू ये देख नेट को वहीं छोड़कर भागने लगता है। सेतो किसी भी कीमत पर उसे नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन नीर बीच में आकर पहली बार स्वॉर्ड निकालता है सेतो के अगेंस्ट और उसे रोकता है और कहता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तुमने नेट को बचा लिया है, अब तुम्हें रुकना होगा। सेतो आउट ऑफ कंट्रोल था, इसीलिए वो नीर पर अटैक करने लगता है, पर नीर अपनी स्वॉर्ड ड्रॉप कर देता है और सेतो भी रुक जाता है। फिर वो होश में आता है और नीर से माफी मांगता है। अब यहाँ वो सबको अपनी कहानी बताता है कि कैसे अर्ली एज में उसने भी अपने पेरेंट्स को खो दिया था। इसके बाद वो लोनली लाइफ जी रहा था, लेकिन एक दिन उसकी लाइफ में एक लड़का आया जो अक्सर उसकी मदद किया करता था और उसने पहली बार किसी की काइंडनेस देखी थी, पर ये सब ज्यादा नहीं चला। उसने उसे बचाने की कोशिश की, पर अपने पैरों की वजह से वो उसे बचा नहीं पाया। सैन से कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, सिर्फ तुम्हारे पैर इसकी वजह नहीं थे, तुम मदद नहीं कर पाए क्योंकि तुम में हिम्मत नहीं थी। नीर को ये सुन गुस्सा आता है, पर सेतो अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता है और नीर कहता है कि तुम एक दिन बहादुर योद्धा जरूर बनोगे। इसके बाद सेंसे की नोटबुक एक बार फिर से चमकने लगती है और वो पेजेस सेतो को घेर लेते हैं। सेंसे कहता है कि तुमने भले ही कुछ गलतियां की हैं, पर तुमने इसी वजह से बहुत से अच्छे काम भी किए हैं, जैसे कि ऑर्फेनेज की सेफ्टी के लिए आसपास के मॉन्स्टर और डीमन को मारना और बच्चों के लिए खाना लाना। खैर वो बच्चे सेतो को गुड बाय कहते हैं। इसके बाद वो यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और ठीक वहीं उसकी आंख खुलती है जहाँ ट्रक को न्यू से हिट किया था। वो लड़का उसके पास आता है और उठने में उसकी मदद करता है, जिसे देख सेतो की आंख में आंसू आ जाते हैं। इधर कासल में वो वार टेंडर इस लेडी को, जो प्रोबेबली सच्चान है, वन ऑफ द फॉलन एंजल काइवारा के बारे में बताता है कि उसे ग्रून में हरा दिया गया है और सेंगोकू यानी कि दूसरा फॉलन एंजल रेगिस्तान में डुओर्फ्स के सामने स्ट्रगल कर रहा है। दूसरी तरफ डुओर्फ्स के किंगडम के खिलाफ फॉलन एंजल सेंगोकू जंग लड़ रहा होता है। यीशा और वुल्फ डुओर्फ किंगडम के लिए यहाँ पर होते हैं। वुल्फ इस वक्त में भी ड्रिंक कर रहा था, इसीलिए यीशा उसे बेवड़ापंथी रोककर जंग में मदद मांगती है। इसके बाद वो अपने मैजिक से इनकी एक स्क्वाड को टॉर्नेडो में फंसा देता है, जिसके बाद पूरी आर्मी पीछे हट जाती है और वापस जाने लगती है। तभी ईशा टॉर्नेडो में सेंसे को नोटिस करती है। इधर डॉर्फ्स का किंग डोरान बाहरी दुनिया वालों के लिए चर्च और पोप को इसके जिम्मेदार बताता है, क्योंकि उनकी ही वजह से इतने बाहरी दुनिया वाले लोग इस दुनिया में आकर आतंक मचाने लग गए हैं। इस पर वुल्फ उसे समझाता है कि वो लोग नहीं जानते थे कि डीमन लॉर्ड को हराने के बाद वही लोग डीमन लॉर्ड की जगह ले लेंगे। खैर अनेते, तामा और नीर भी यहाँ होते हैं और ईशा अनेते से सेंसे के बारे में पूछती है कि वो ठीक है या नहीं। इस पर सेंसे कहता है कि हाँ, बदकिस्मती से वो बच तो गया, पर उसका प्यारा कॉफिन टूट गया। इस पर अनेते उसे नया कॉफिन दिलाने के लिए कहती है। तभी यहाँ पर वुल्फ आता है और मेलोस की नजर वुल्फ के पेट फीमेल मेलोस से मिलती है और मेलोस को उसे देखते ही प्यार हो जाता है। इधर सैन से वुल्फ को थैंक्स कहता है क्योंकि उसकी वजह से उसे नियर डेथ एक्सपीरियंस करने को मिला था। खैर इसके बाद वुल्फ और यीशा उन्हें ऑन गोइंग वॉर के बारे में बताते हैं, जो साथ में से एक फॉलन एंजल मिजरी ने छेड़ी है, जिसका नाम सेंगोकू है। इस पर तामा कहती है कि उसने काइवारा नाम के एक फॉलन एंजल को पहले ही हरा दिया है। इस पर वुल्फ कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम किसी फॉलन एंजल को हरा दो, हो सकता है वो बहुत ही कमजोर होगा। तामा कहती है ऐसा नहीं है, हमारी पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि सेंसे के पास बाहरी दुनिया वालों को उसकी दुनिया में भेजने की स्किल भी है। वुल्फ कहता है हाँ, मैं जानता हूँ सेंसे की पावर्स के बारे में, ईशा ने बताया, पर मुझे नहीं लगता कि वो मेरे मैजिक के सामने कुछ है। लेकिन पॉप को सेंसे की पावर्स में इंटरेस्ट है, पर मुझे नहीं लगता कि फॉलन एंजल्स को हराने
के लिए हमें सेंसे की जरूरत है। अब ईशा उसके बारे में बताती है कि बेशक वुल्फ इस दुनिया का सबसे ताकतवर जादूगर है और उसमें फॉलन एंजल को हराने का पोटेंशियल है। इधर सेंगोकू को वापस लौट आया था और कल जंग को फिर से कंटिन्यू करने की बात करता है, लेकिन बारटेंडर कहता है कि नहीं, हमें किसी और को भेजना चाहिए और फॉलन एंजल ऑफ ग्रीड को इस काम के लिए चुनता है। इसके बाद हम सेंसे को देखते हैं। वो मेलोस के लटके हुए मुंह को देखकर समझ जाता है कि वो फीमेल मेलोस को याद कर रहा है और उससे कहता है कि देखो मेलोस, जो तुम्हें हुआ है उसे एक तरफा प्यार कहते हैं, तो मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि वन साइडेड लव में जो दर्द है उसे फील करो और खुश रहो। मेलोस को ये आइडिया पसंद नहीं आता, इसीलिए सेंसे कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तभी इन्हें फिर से फीमेल मेलोस दिखाई देती है और वुल्फ भी, इसे लड़कियों ने घेर रखा था। वो यहाँ से जाने लगता है और सेंसी उसे फॉलो करने लगता है। वुल्फ एक छोटे से घर के पास आ जाता है और कहता है ये मैं हूँ। कोई दरवाजा नहीं खोलता, जिसके बाद वो कहता है कि जंग खत्म होने के बाद वो फिर से उसके पास आएगा। ये देख सेंसी समझ जाता है कि शायद वो अपनी लवर से मिलने आया होगा, इसीलिए प्राइवेसी देते हुए जाने लगता है। अगले दिन दोरान अपने किंगडम को बचाने के लिए फिर से अपने सोल्जर के साथ जंग में उतर जाता है। क्लियरली इस जंग में इनकी साइड स्ट्रॉन्ग थी। तभी ईशा को दूर एक ड्रैगन दिखाई देता है जो डीमन लॉर्ड का डार्क ड्रैगन था, पर वुल्फ कॉन्फिडेंट था और कहता है कि मैंने पहले भी कई ड्रैगन मार गिराए हैं। अब जैसे ही वो उस ड्रैगन पर अटैक थ्रो करने वाला था, वो उस पर बैठे राइडर को नोटिस करता है जो एंजल ऑफ मिजरी सेंगोकू की बजाय एंजल ऑफ ग्रीड थी। वुल्फ उसे देखकर फ्रीज हो जाता है और कुछ नहीं कर पाता। ईशा उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है पर ग्रीड के सामने उसका मैजिक कुछ नहीं कर पाता। ग्रीड ईशा को छोड़ देती है और वुल्फ को अपना मास्टर बताती है, जिसके बाद वो उसे पकड़ के अपने साथ ले जाती है। ये देख ईशा दोरान से रिट्रीट करने के लिए कहती है। इसके बाद ईशा राउंड टेबल पर सबको वुल्फ और ग्रीड के बारे में बताते हुए कहती है कि ग्रीड उसे साउथ वेस्ट में ले गई है, इसका मतलब है वो ड्रिटन टेम्पल पर गए हैं। दोरान वुल्फ पर फ्रस्ट्रेट था क्योंकि उसकी वजह से अब ये लोग हार रहे थे। इस दौरान सेंसे मेलोस को फीमेल मेलोस की हालत दिखाते हुए कहता है कि देखो वो इस वक्त दुख में है और उसे खुश करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है उसके मास्टर वुल्फ को ढूंढना। इसके बाद ये दोनों सीधे वहीं आ जाते हैं उस छोटे से घर के सामने और उस घर का दरवाजा खटखटाते हैं। सेंसे अंदर उस लेडी से कुछ सवाल पूछने की बात करता है पर अनएक्सपेक्टेडली दरवाजा खुलता है और सेंसे एक बूढ़ी औरत को देखकर हैरान रह जाता है। इधर ग्रीड वुल्फ को ड्रिटन टेम्पल पर ले आई थी और वुल्फ उसे यूरिको नाम से पुकारता है। दूसरी तरफ ईशा सबको बताती है कि यूरिको वुल्फ की स्टूडेंट हुआ करती थी और वो उसे ट्रेन किया करता था, लेकिन एक दिन अचानक उसने यूरिको को ट्रेन करना बंद कर दिया, जिसके बाद उसने ड्रिंकिंग हैबिट भी पकड़ ली। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट काम है वुल्फ को बचाना। इसके लिए वो डोरान से कुछ सोल्जर मांगती है पर सोल्जर इनफ ना होने की वजह से डोरान इसके लिए मना कर देता है। पर दामा कहती है कि अनेते, मैं और नीर और सेंसे इस काम के लिए तैयार हैं। तभी सेंसे एंट्री लेता है और उसकी गोद में वही बूढ़ी औरत थी जिसे देखकर अनेते का फिर से बीपी हाई हो जाता है। अब अगले दिन ये साउथ वेस्ट की ओर निकलने को तैयार थे पर सेंसे ने दोरान से एक चीज की रिक्वेस्ट की थी जो अभी तक तैयार नहीं थी। इस पर दोरान कहता है कि जो चीज तुमने रिक्वेस्ट की है वो काफी अलग है, इसीलिए उसे बनने में वक्त लगेगा। अब यहाँ से निकलने से पहले तोरू इनके सामने आ जाता है जो आते ही इनके पाँव में गिर जाता है और कहता है कि अगर नीर बॉस ना होते तो मेरी टिकट कट चुकी होती, अब मैं उस ऑर्फनेज का ख्याल रखता हूँ। ये सुनकर नीर काफी खुश होता है। तोरू इन्हें अपनी हेल्प ऑफर करता है और अपनी स्किल का यूज करके एक टाइगर को एक वैन में ट्रांसफॉर्म कर देता है, जिसके बाद सब उसमें बैठ जाते हैं। लेकिन सेंसे को वो बैठने नहीं देता और कहता है कि तू कहाँ आ रहा है पनौती, तूने मेरे चावेस को मारा है। इसके बाद तोरू और बाकी सब जाने लगते हैं। तामा और अनेते वैन को वापस मोड़ने के लिए कहते हैं पर वो मना कर देता है। खैर वो बूढ़ी औरत सेंसे से कहती है कि वो भी उसके साथ वुल्फ के लिए चलेगी, इसके लिए सेंसे राजी हो जाता है। इसके बाद ये सब आ जाते हैं ड्रिटन टेम्पल पर, जहाँ पर यूरिको ने सारे प्रीस्ट को घायल कर दिया था और समझ जाते हैं कि वुल्फ और यूरिको यहीं पर हैं। अंदर जाने पर इन्हें वुल्फ सामने बंधा हुआ मिलता है। ये लोग यूरिको से वुल्फ को छोड़ने के लिए कहते हैं। इसके बाद वो कहती है मेरा नाम यूरिको है, एक बाहरी दुनिया से आई लड़की जिसे वुल्फ ने ट्रेन किया, पर अब मैं फॉलन एंजल ऑफ ग्रीड हूँ। ये सुनकर ये लोग समझ जाते हैं कि उसे हराना आसान नहीं होने वाला। इसके बाद यूरिको अपनी स्किल का यूज करके स्केलेटन्स को समन कर लेती है, जिसके बाद वो उन पर हमला कर देते हैं। तामा, अनेते और बाकी लोग उन्हें एक एक करके डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, पर ये लोग कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ईशा उससे इस सब के पीछे और उसके इविल बनने की वजह पूछती है, इस पर यूरिको बताती
बताती है कि जब वो इस दुनिया में टेलीपोर्ट हुई तब वुल्फ ने उसे ट्रेन किया ताकि वो अपनी स्किल को फुल पोटेंशियल पर यूज कर पाए और डीमन लॉर्ड को हराए। सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन एक दिन रिटर्न टेम्पल पर एक और लड़की हिकारी टेलीपोर्ट होकर आई। इसके बाद वुल्फ ने उस पर ध्यान देना छोड़ दिया और हिकारी को ट्रेन करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि अब हिकारी उसके लिए वो टॉपर बन चुकी थी जो डीमन लॉर्ड को हराएगी। मुझे ये सब देख इतना बुरा लगा कि जेलसी की वजह से मेरी स्किल पूरी तरह से अनलॉक्ड हो गई और मैंने हिकारी को अपनी पावर का यूज करके मार डाला। और अब मैं सेम चीज तुम लोगों के साथ भी करने वाली हूँ। वुल्फ ये देखकर सबको यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है, लेकिन सैंसे अपनी सवारी जो उसने डोरान से मांगी थी उसके साथ एक हीरोइक एंट्री मारता है और मेलो से उस बूढ़ी औरत को लाने के लिए कहता है। यूरिको उसे देखकर हैरान थी क्योंकि ये बूढ़ी औरत हिकारी थी। सैंसे कहता है, मैंने तुम्हारी छोटी बहन के बारे में सब कुछ लिख लिया है, बस तुम्हारे हिस्से का पार्ट बाकी है। ये जान के बाकी लोग हैरान रह जाते हैं कि ये दोनों बहन हैं। हिकारी यूरिको को रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं हो, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। पर यूरिको कहती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुम्हारी वजह से मैं कभी आम लड़कियों की तरफ बाहर नहीं जा पाई और ना ही स्कूल, इसीलिए जब मैं यहाँ आई तो मैं खुश थी, मैं जो चाहे यहाँ कर सकती थी, पर तुम यहाँ भी आ गई और मुझसे सब कुछ फिर से छीन लिया। इसके बाद यूरिको हिकारी को मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी सैंसे बीच में आ जाता है और कहता है कि चलो मुझे मेरे नॉवल के लिए अपनी कहानी बताओ। पर यूरिको को उसका इंटरफेरेंस अच्छा नहीं लगता और वो उस पर अटैक कर देती है, लेकिन वुल्फ बीच में आकर उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है। इसके बाद उसकी आधी बॉडी बूढ़ी होने लगती है। सैंसे वुल्फ से कहता है कि ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो, तुम्हारा मेरी नोवेल में कोई काम नहीं है। इतना कहकर वो यूरिको की तरफ बढ़ता है, जिसके बाद यूरिको अपनी स्केलेटन सोल्जर की मदद से उसे घायल कर देती है। पर सैंसे उससे कहता है कि मैं एक राइटर हूँ और तुम मुझे वो सब बता सकती हो जो तुम सच में फील करती हो। यूरिको अपनी कहानी शुरू करती है और हमें पता चलता है कि हिकारी अक्सर बीमार रहा करती थी और यूरिको को उसकी फादर की एब्सेंस में उसका ख्याल रखना होता था। उसके पिता भी हिकारी पर ही ज्यादा ध्यान देते थे, जिससे वो अपने आप को लेफ्ट आउट या कहीं अकेला फील करने लगी थी। वो अक्सर खिड़की के बाहर लड़कियों को स्कूल जाते देखती थी। एक दिन वो स्कूल ड्रेस पहनकर बाहर घूमने के लिए गई और जब वापस लौट कर आई तो उसके फादर उस पर इतने गुस्सा थे कि उन्होंने उसे स्लैप कर दिया, क्योंकि हिकारी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। इसके बाद वो बाहर भाग गई जहाँ ट्रक ने उसे हिट किया और वो इस दुनिया में आ गई और यहाँ आकर भी उसने अपनी बहन को हर्ट किया। इसके बाद वो अपने आप को इस सब का जिम्मेदार बताते हुए कहती है कि मैं एक अच्छी बहन नहीं हूँ बल्कि ग्रेडी हूँ। इस पर सैंसे कहता है कि किसी की अटेंशन पाना कोई ग्रीड नहीं है। तभी हिकारी यूरिको को गले लगा लेती है और उससे माफी मांगती है कि उसकी वजह से उसे कितना कुछ सहना पड़ा। इसके बाद सैंसे हिकारी को इस दुनिया में आने की असली वजह यूरिको को बताता है कि कैसे उसके जाने के बाद हिकारी अकेली और मुरझाई सी रहने लगी क्योंकि उसकी बहन उसके पास नहीं थी। हिकारी ने उसके बिना जीने की उम्मीद ही खो दी थी, जिस वजह से उसका भी ट्रक उनके साथ एनकाउंटर हुआ और वो भी ड्रिटन टेम्पल पर टेलीपोर्ट हो गई। ये जानकर यूरिको की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि वो उसके बारे में कितनी गलत थी। वुल्फ यहाँ अपनी गलती का भी एहसास करता है, क्योंकि जब हिकारी यहाँ टेलीपोर्ट हुई तब यूरिको अपनी बहन को देखकर काफी खुश थी क्योंकि वो अब बीमार नहीं थी। पर हिकारी को जब पता चला कि वो डीमन लॉर्ड को हराने के लिए अपने आप को ट्रेन कर रही है तो उसने वुल्फ से रिक्वेस्ट की कि वो उसे ट्रेन करे ताकि इस दुनिया में यूरिको को अपने लिए जितना चाहे उतना वक्त मिले और वो खुश रहे। अगर वो चाहता तो ये सब होने से रोक सकता था। खैर अब सैंसे अपना पार्ट प्ले करता है, जिसके बाद उसकी नोटबुक चमकने लगती है और टेलीपोर्टेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। वुल्फ ये देखकर समझ जाता है कि ईशा इसी चीज के बारे में बात कर रही थी। खैर यूरिको की स्किल का असर खत्म हो जाता है, जिसके बाद हिकारी, वुल्फ और बाकी सब फिर से ठीक हो जाते हैं। यूरिको, वुल्फ और बाकी सबसे माफी मांगती है, जिसके बाद दोनों सिस्टर फिर से वापस अपनी दुनिया में लौट जाती हैं। इधर ड्वार्फ्स फिर से जीतने लगती हैं और दुश्मन को पीछे खदेड़ देते हैं। इस तरफ मिलर पोप को बताता है कि कैसे सैंसे ने फॉलन एंजल ऑफ ग्रीड को वापस उसकी दुनिया में भेज दिया है। ये सुनकर पोप काफी खुश होता है और कहता है कि उसे ऐसे ही किसी सेवियर की जरूरत थी। इधर सब कुछ सही जा ही रहा था कि तभी फॉलन एंजल ऑफ मिजरी सेंगोकू आ जाता है, पर वुल्फ सबको पीछे हटने के लिए कहता है और कहता है कि मैं इससे निपट लूंगा और टोर्नेडो मैजिक का यूज करता है। पर सेंगोकू की आर्मर के सामने टोर्नेडो कुछ नहीं कर पाता। तोरू भी मौका देखकर पीछे से अटैक करता है, पर आर्मर एक बैरियर बना लेता है जिससे वो भी कुछ नहीं कर पाता। तामा कहती है कि मैंने पहले भी एक को हराया है तो इससे भी मैं ही निपट लेती हूँ। इसके बाद वो अपना किंग फैंग यूज करती है, लेकिन सेंगोकू उसके अटैक को आराम से रोक लेता है और कहता है कि अटैक तो काफी इंप्रेसिव है पर तुम्हें और एक्सपीरियंस की जरूरत है। इसके बाद वो उसे मारने के लिए अपनी स्वॉर्ड को समन करता है, लेकिन एन वक्त पर नीर अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोक लेता है, जिससे सेंगोकू की स्वॉर्ड चकनाचूर हो जाती है। सेंगोकू उसकी तलवार देखकर काफी इंप्रेस हो जाता है और कहता है कि अपने आप को ट्रेन कर ले बच्चे, मैं फिर से वापस लौटूंगा।
होगा। इतना कहकर वो वापस लौट जाता है। तामा और तोरू ये देखकर काफी इंप्रेस हो जाते हैं कि उसने एक फॉलन एंजल को रिट्रीट करा दिया। अब दोरान और उसकी आर्मी जीत चुकी थी, इसीलिए दोरान सबके लिए पार्टी थ्रो करता है। दूसरी तरफ सच्चान इनके कैसल की ही तरफ आ रही थी। सेंसे भी मेलोस को मोटिवेट करता है और कहता है कि हमने मिलकर उसके मास्टर वुल्फ को बचाया है, तो अब शायद वो तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगी। इसके बाद वो फीमेल मेलोस को फ्लावर देता है, पर वो बेचारे के ऊपर हंसने लगती है। इसके बाद ये दोनों वापस आने लगते हैं। तभी सेंसे सच्चान को नोटिस करता है और उसे देखकर काफी खुश था कि वो फाइनली अपने अधूरे काम को अंजाम देंगे। सेंसे पास की ही विंडो को कूदने के लिए चुन लेता है, क्योंकि हाइट काफी थी, काम आसानी से हो जाता। पर सच्चान अपने हाथ उसके हाथ से खींच लेती है और कहती है कि तुम्हारी आंखें बदल चुकी हैं, इनमें मुझे जीने की उम्मीद दिखाई दे रही है। तुम वो सेंसे नहीं हो जिसे मैं जानती थी। सेंसे कहता है ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मैं पहले की ही तरह मोटिवेटेड हूँ। तभी मेलोस, तामा, अनेते और नीर को यहाँ बुला लाता है और सच्चान उन्हें देखकर कहती है कि तुमने शायद इस दुनिया में डेथ से ज्यादा अच्छी चीज ढूंढ ली है। इतना कहकर वो जाने लगती है। सेंसे पीछे मुड़कर उसे आवाज लगाता है, लेकिन वो तब तक जा चुकी थी। तामा और अनेते को भी पता चल जाता है कि यही वो आइटम थी जिसे सेंसे ढूंढ रहा था। खैर अगले दिन ये लोग मैकेनिक के पास आते हैं सेंसे की टम को मॉडिफाई कराने के लिए, जहाँ सेंसे अपने होश में नहीं था। यहाँ तक कि वो पॉइजन वाली सारी पिल्स खा लेता है, पर इससे उसका कुछ नहीं होता क्योंकि पॉइजन उसकी बॉडी में स्टोर हो जाता है। इस दौरान नीर अपनी सोर्ड को उस स्मिथ को दिखाता है, जिसे देख वो कहता है कि ये एक ग्रेट सोर्ड है, इसके काबिल तुम अभी नहीं हो, पर मुझे विश्वास है कि तुम एक दिन इसे फुल पोटेंशियल में यूज कर पाओगे। स्मिथ सेंसे के व्हीकल में कॉफिन को फिट कर देता है, जिसके बाद वो गाड़ी को लेकर भाग जाता है। सब उसके पीछे भागते हैं ताकि वो अपने साथ किसी और को ना ले डूबे। इधर सच्चान वापस लौट आती है और काफी खुश दिखाई दे रही थी। ये एक साथ राउंड टेबल पर बैठते हैं और बारटेंडर कहता है कि अब 7 में से सिर्फ हम 5 लोग बचे हैं। फिर सच्चान बारटेंडर से कहती है कि सेंसे के पास वाकई ऐसी पावर्स हैं जो हमारे खिलाफ ओवर पावर्ड हैं, इसीलिए मैं उसके लिए एकदम सही ओपोनेंट हूँ। इस पर बारटेंडर कहता है मुझे हमारी क्वीन से यही उम्मीद थी। इधर अनेते, तामा और नीरू से ढूंढते ढूंढते अगले टाउन में आ जाते हैं। तभी एक विलेजर आता है जो कहता है कि ये विलेज ऑफ हेल्ड है, जहाँ हीरो ने डार्क लॉर्ड से फाइट की थी, और ये वो स्टैचू है। उसे देखकर तामा कहती है कि इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि हीरो उससे डरकर भाग रहा है। विलेजर गुस्से में कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल एक अजीब सा इंसान अपनी हायाबूसा लेकर इधर से गुजरा था, जिससे ये स्टैचू ऐसी हो गई। ये सुन ये लोग समझ जाते हैं कि सेंसे इधर से होकर निकला होगा। वो विलेजर टनल की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि वो उस तरफ गया है, पर मुझे विश्वास है कि वो जल्द ही वापस लौट आएगा, क्योंकि इस टनल को पार करने के लिए उसे 3 टेस्ट पास करने होंगे जो सीधे परियों की फॉरबिडन जगह में लीड करते हैं। इधर सेंसे अपनी हायाबूसा लेकर सीधा चले ही जा रहा था कि तभी उसे आवाज आती है कि वो वापस लौट जाए। ये सुनकर वो हायाबूसा में लगे अपने कॉफिन में सो जाता है, जिसके बाद इसके सामने एक एक करके 3 स्पिरिट आती हैं 3 टेस्ट लेने के लिए। पहली ताकत का टेस्ट, दूसरी उसकी बुद्धि का टेस्ट और तीसरी स्पिरिट का टेस्ट। लेकिन दोरान के किंगडम में बनी है हायाबूसा एक एक करके सबको रास्ते से हटा देती है। टेक्निकली वो टेस्ट में पास हो जाता है, जिसके बाद वो परियों के फॉरबिडन प्लेस पर पहुंच जाता है और लैंड करता है सीधे वहां जहां हर किसी ओताकू का सपना होता है। सेंसे कहता है लगता है फाइनली मैं स्वर्ग पहुंच गया। तभी यहाँ क्वीन के 2 पर्सनल गार्ड इलुलु और सोलुलु आते हैं और उसे वहां से हटने के लिए कहते हैं, लेकिन सेंसे जाने अनजाने में इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाता है, जिसे देख वो दोनों उस पर गुस्सा करते हैं। खैर क्वीन अपना नाम ओवेरिस बताती है और कहती है कि मैं यहाँ आने वाले को अपनी प्रोटेक्शन से ब्लेस करती हूँ, और यहाँ तक सिर्फ 2 लोग ही आ पाए हैं, पहला स्टेच्यू वाला हीरो और दूसरा खुद सेंसे। हालांकि वो हीरो डीमन लॉर्ड को हराने में नाकाम हो गया था। ओवेरिस उसे देखकर पहचान जाती है कि उसे एस्चे ने ब्लेस किया है, जिस पर सेंसे कहता है कि ये अनलिमिटेड जहरीली पिल्स उसी ने ब्लेस की हैं। ओवेरिस उसे इस दुनिया में शांति लाने की एडवाइस देती है, जिस पर सेंसे उसे अपनी और सच्चान की कहानी बताता है कि कैसे उसकी सोलमेट सच्चान ने उसे छोड़ दिया, इसीलिए उसे अब इस दुनिया की शांति और पीस से कोई मतलब नहीं है। पर ओवेरिस कहती है कि जर्नी के अंत में उसे सच्चान फिर से वापस मिल जाएगी। ये सुनकर सेंसे को थोड़ा सुकून मिलता है। इसके बाद ओवेरिस उसे एक सीटी से ब्लेस करती है, जिसे वो जरूरत पड़ने पर बजाएगा तो फेयरीज उसकी मदद करेंगी। इधर इन्हें लग रहा होता है कि सेंसे शायद अब जर्नी को कंटिन्यू नहीं करेगा। इस धुआंधार एंट्री के बाद वो हीरो वाली स्टैचू पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। इसके बाद सेंसे सीटी बजाकर सोलुलु को समन करके उस स्टैचू की मरम्मत करने को कहता है। सोलुलु क्वीन से कहती है कि सेंसे ये सब करने के लिए उससे समन नहीं कर सकता, पर क्वीन कहती है कि अच्छे से मेहनत करना।
स्टेचू पहले की तरह नई जैसी लगनी चाहिए। बेचारी सोलुलु इसके बाद मजदूरों की तरह काम में लग जाती है। इस तरफ पॉप को उम्मीद है कि सेंसे फिर से इस दुनिया में शांति लाएगा और दूसरी तरफ बारटेंडर को लगता है कि वो विनाश का कारण बनेगा। इसी के साथ ये एनीमे यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस एनीमे का सीजन 2 भी आए। बाकी अगर तुम लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।